So let's come to the PT 365 environment part का MCQ session. We have completed the environment part. Okay, I am sorry for the delay because actually questions को arrange करने में and उनके answers को arrange करने में थोड़ा time लग गया. एनवायरमेंट के बाद हम इकोनॉमी शुरू करेंगे, तो इकोनॉमी के लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम एमसीक्यू सेशन कर लेते हैं बिकॉज हमने पूरा एनवायरमेंट पढ़ लिया है। अब देखते हैं आपका क्या आप अपने आप को कैसे कहाँ पे पाते हैं, कितना आपने कंप्लीट किया है, कितना आपको याद है सारी चीज़ें। तो एमसीक्यू सेशन में द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो हमेशा आप जब भी नॉट वाले आंसर देखें, नॉट वाले क्वेश्चंस देखें, तो सबसे पहले नॉट में आप टिक लगा ले, ठीक है। कि इसमें नॉट पूछा है मतलब बाकी करेक्ट ऑप्शंस होंगे, एक हमारा गलत ऑप्शन होगा। तो लेट अस रीड द स्टेटमेंट। तो आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज मैंने पढ़ाया था। आईपीसीसी की अभी कौन सी 6th असेसमेंट रिपोर्ट का 3rd पार्ट निकला है, तो उसमें जो है कुछ चीज़ें दी थी, तो वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट अगर देखें तो आईपीसीसी क्रिएट किसने किया है? इट इज क्रिएटेड बाय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। द स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज येस इट इज क्रिएटेड बाय डब्ल्यूएमओ और यूएनईपी ने मिलकर क्रिएट किया है, ठीक है। सेकेंड इज इंडिया इज अ मेंबर ऑफ आईपीसीसी। डेफिनेटली इंडिया इज अ मेंबर ऑफ आईपीसीसी बिकॉज इंडिया जो है अपने असेसमेंट सारी चीजें सबमिट करता है। फिर इट इज नोन फॉर ग्राउंड ब्रेकिंग साइंटिफिक रिसर्च इट कंडक्ट्स ऑन क्लाइमेट चेंज। तो थर्ड स्टेटमेंट पहले से हम पहले डी वाला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो रिसेंटली इट रिलीज अ रिपोर्ट टाइटल क्लाइमेट चेंज 2022 मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। यस, यही वाली रिपोर्ट जो है उन्होंने रिलीज की है अभी। तो थर्ड स्टेटमेंट क्यों इनकरेक्ट है? इट इज नोन फॉर ग्राउंड ब्रेकिंग साइंटिफिक रिसर्च। अब आपको पता है ग्राउंड ब्रेकिंग साइंटिफिक रिसर्च मैंने जब आपको पढ़ाया था, तो वो जो है साइंटिफिक रिसर्च नहीं करते हैं, ठीक है। वो खुद साइंटिफिक रिसर्च नहीं करते, वो किसी और की साइंटिफिक रिसर्च पे बेस्ड होता है। ओके, सो व्हाट इज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि साइंटिफिक रिसर्च वो खुद नहीं करते। तो आईपीसीसी जो है हमारी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, वो खुद की रिसर्च खुद से नहीं कंडक्ट करती, वो किसी और की रिसर्च कोई करके देता है, तो उस पर जो है वो सारी चीजें आपको बताती है। तो ऑब्वियसली विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? सी स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ओके, तो वो खुद की साइंटिफिक रिसर्च कंडक्ट नहीं करते। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मीथेन गैस, ठीक है। मीथेन गैस की कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो लेट अस रीड द स्टेटमेंट। आपको पता है मीथेन गैस के बारे में हमने बताया था कि मीथेन गैस कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस होती है, ठीक है, जनरली। अब सेकेंड क्वेश्चन में स्टेटमेंट की अगर बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज अ प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस। सेकेंड स्टेटमेंट इट्स ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इज लेस देन दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट असिस्ट इन स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन फॉर्मेशन। तो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन फॉर्मेशन की अगर बात करें तो मीथेन गैस करती है क्या? स्ट्रेटोस्फेरिक में जो ओजोन है वो ऑलरेडी फॉर्म होता है, ठीक है। ओजोन जो है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर में हमारा यूवी रेस प्रोटेक्शन के लिए, मतलब जो भी हमारी अर्थ तक रेस आती है उसको प्रिवेंट करने के लिए और हमको प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन फॉर्मेशन होता है वहाँ पे। और स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन जो थिनर होती है, लेयर जब थिन होने लगती है, वो किस वजह से होती है? रेफ्रिजरेटर वगैरह से जो CFC HCFC ये वाले हमारे कंपोनेंट निकलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वाले, तो उससे कारण हमारी ओजोन लेयर जो है थिन होने लगती है। तो थर्ड स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है बिकॉज मीथेन ऐसा कुछ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन फॉर्मेशन में नहीं करता। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत, तो सी और डी स्टेटमेंट हमारे ऑलरेडी रॉन्ग हो गए, ठीक है। Now let's come to the second statement. Its global warming potential is less than that of carbon dioxide. तो आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो होती है मीथेन गैस की, वो ज़्यादा होती है एज कंपैरिजन टू कार्बन डाइऑक्साइड। हाउ मेनी टाइम्स ज़्यादा होती है? तो उसको अगर बात करें तो वो 80 टाइम्स ग्रेटर होती है। तो ये स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड गलत हो गया, थर्ड गलत हो गया, सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो गया बिकॉज अगर हम बात करें तो ओजोन का जो फॉर्मेशन होता है, मतलब वो ओजोन का जो 80% 80 टाइम्स ग्रेटर होता है एज कंपैरिजन टू कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो है इसका 80 टाइम्स ग्रेटर होता है एज कंपैरिजन टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग। बचा कौन सा? फर्स्ट स्टेटमेंट। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट? ओनली बी, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, वाई अभी ये मीथेन गैस क्यों न्यूज में था? क्योंकि ग्लोबल मीथेन असेसमेंट रिपोर्ट किसने रिलीज की है? क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन एंड यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। तो आपको ये भी याद रखना है कि ग्लोबल मीथेन असेसमेंट रिपोर्ट आई है जिसको रिलीज किसने किया है? क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन एंड
यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम में, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने, ठीक है। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज मीथेन गैस की ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो है वो 80 टाइम्स ग्रेटर होती है देन दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और ये स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन फॉर्मेशन में कोई भी असिस्ट नहीं करता। तो ओनली ऑप्शन 1 इज करेक्ट, सो बी इज करेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओशियन एसिडिफिकेशन की हमने ऑलरेडी आपको चीज़ें बताई हैं कि ओशियन एसिडिफिकेशन में क्या होता है चीज़ें। अब आपको पीएच पता होगा, पीएच स्केल पता होगी। लेट्स से दिस इज अ पीएच स्केल एंड दिस इज अ 7, ठीक है। उसके जो नीचे होता है दैट इज एसिडिक, ओके, और उसके जो इधर होता है दैट इज बेसिक, ओके। सो एसिडिक एंड बेसिक की अगर बात करें तो ओशियन एसिडिफिकेशन, अब एसिडिफिकेशन हो रहा है तो पीएच स्केल का क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। तो लेट्स रीड द स्टेटमेंट। ओशियन एसिडिफिकेशन इज द इंक्रीज इन पीएच ऑफ द ओशियन ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। अभी हमने बोला कि पीएच स्केल में एसिडिक जो होता है 7 से नीचे होता है और बेसिक जो होता है 7 से ऊपर होता है। तो इंक्रीज इन पीएच तो 100% नहीं होगा, क्या होगा, डिक्रीज इन पीएच, ओके। व्हाट इज इट, डिक्रीज, हेयर शुड बी डिक्रीज इन पीएच, ठीक है। पीएच क्या होगा हमारा, डिक्रीज होगा। नेक्स्ट इज एसिडिफिकेशन, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया हमारा। अब एसिडिफिकेशन ऑफ ओशंस इज थ्रेटनिंग टू कोरल्स एंड लाइफ फॉर्म्स रिलाइंग ऑन कार्बोनेट बेस्ड सेल्स। यस, एसिडिफिकेशन जो है, ज्यादा एसिडिफिकेशन अगर हो रहा है तो हमारे कोरल्स को वो करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओके। ऑप्शन बी इज करेक्ट, फर्स्ट इज रॉन्ग, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओशन एसिडिफिकेशन में पीएच लेवल डिक्रीज होता है और एसिडिफिकेशन हमारे कोरल्स और लाइफ फॉर्म्स को थ्रेटन करता है। तो ओनली ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो थर्ड का ऑप्शन कौन सा है, बी। नेक्स्ट इज फोर्थ ऑप्शन, तो ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट। अब हमने बोला था ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट जो हुआ था दैट इज COP26 था जो हमारा ग्लासगो में हुआ था। और अभी COP27 यूएनएफसीसी का कहाँ पे हुआ है हमारा, शर्म एल शेख इजिप्ट में, ठीक है। तो COP26 हमारा कहाँ हुआ था, ग्लासगो में हुआ था, और COP27 कहाँ हुआ है, अभी रिसेंटली में शर्म एल शेख इजिप्ट में। तो लेट अस रीड द स्टेटमेंट। तो ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट वाज द फर्स्ट एवर COP डिसीजन टू एक्सप्लिसिटली टारगेट एक्शन अगेंस्ट द फॉसिल फ्यूल्स, कॉलिंग फॉर अ फेज डाउन ऑफ अनएबेटेड कोल्स एंड फेज आउट ऑफ इनएफिशिएंट फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज। यस, दैट स्टेटमेंट, यही स्टेटमेंट, सेम पूरा स्टेटमेंट कहाँ पे लिखा है, हमारे एक छोटा सा बॉक्स बना है जिसमें COP26 के बारे में कुछ चीजें लिखी है। तो COP26 दैट इज ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट, तो उसी में लिखा है कि हमको फेज डाउन करना है अनएबेटेड कोल्स एंड फेज आउट करना है इनएफिशिएंट फॉसिल फ्यूल्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। मैंने ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि ये जो था फर्स्ट था। नेक्स्ट स्टेटमेंट, ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट इज एन आउटकम ऑफ 27th कॉन्फ्रेंस ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। नहीं, मैंने अभी बताया कि COP26 जो है वो दैट इज ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट एंड COP27 इज हमारा शर्म एल शेख इजिप्ट। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ओनली फोर्थ का जो आंसर है दैट इज ए, तो ओनली ए इज करेक्ट, ओके। Now let's come to the next question, fifth. Consider the following statement regarding long-term low-emission development strategy recently seen in news. तो अभी long-term low-emission development strategies में अभी currently में इंडिया ने अपना सबमिट किया है जो भी हमारे टारगेट्स है उसको, तो इसलिए ये न्यूज़ में है। तो let us read the statement. It is a European Union-led strategy to help least developed countries in climate action. Second statement is it takes into account common but differentiated responsibility and respective capabilities in the light of different national circumstances. And third is unlike nationally determined contribution, LTLEDs are not mandatory in nature. अब हम आपको बताएं कि LTLEDs अगर इंडिया ने सबमिट किया है तो यूरोपियन यूनियन लेड स्ट्रैटेजी होगी तो इंडिया क्यों सबमिट करेगा चीज़ों को, ठीक है। आप ये दिमाग लगा सकते हो, ऐसा कुछ मतलब एलिमिनेशन टेक्निक के लिए आपको यही सब चीज़ें लगानी पड़ेगी। यूरोपियन यूनियन की चीज़ों को इंडिया क्यों सबमिट करेगा, ठीक है। इंडिया क्यों अपने टारगेट स्ट्रैटेजी सबमिट करेगा, राइट। तो ऑब्वियसली तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्यों गलत है, बिकॉज ये यूरोपियन यूनियन लेड स्ट्रैटेजी नहीं है। पार्टीज जो हमारी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की पार्टीज हैं, जो भी हमारी जितनी भी हमारी पार्टीज हैं, वो जो है हमारी सबमिट करेंगी लॉन्ग टर्म एमिशन स्ट्रैटेजीज जो है, जो भी हमारी पार्टीज हैं अंडर पेरिस एग्रीमेंट के अंदर जो है सबमिट करेंगी। तो यूरोपियन लेड स्ट्रैटेजी नहीं है ये, एक चीज आपको समझ में आ गई। तो इट इज यूएनएफसीसी की जो भी पार्टीज हैं वो हमारी क्या सबमिट करेंगी, लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज को सबमिट करेंगी अंडर पेरिस एग्रीमेंट। अब सेकेंड स्टेटमेंट इज वेरी करेक्ट बिकॉज पेरिस एग्रीमेंट में भी आपको बोला है कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए नेशनल सर्कमस्टांसेस के हिसाब से। सो सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। सॉरी।
थर्ड की अगर बात करें, अनलाइक नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, एलटी एलईडीज आर नॉट मैंडेटरी इन नेचर। यस करेक्ट, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो है वो हमारे मैंडेटरी हैं, बट एलटी एलईडीज जो है वो मैंडेटरी नहीं है। तो ऑप्शन 2 and 3 इज करेक्ट। तो फर्स्ट अगर हम एलिमिनेट कर देते हैं तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज बी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट इज सिक्स्थ। The year 2022 marked the 50th year of United Nations Conference on Human Development. Which of the following statement regarding the conference is correct? Sorry. तो अगर हम देखें फर्स्ट स्टेटमेंट, लेट्स रीड द फर्स्ट स्टेटमेंट। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट 50th ईयर मार्क हुआ है अभी। करेक्ट, इसका और भी एक नाम हमने बताया था। तो फर्स्ट इज इट्स थीम वाज ओनली वन अर्थ एंड हेंस इट इज आल्सो नोन एज अर्थ समिट। अर्थ समिट, ओके, मार्क करिएगा अर्थ समिट। एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज इट लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। Okay, next statement, third statement is it was the first instance when United Nations General Assembly discussed climate change using scientific evidence. अब अगर हम बात करें the 50th year of यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट की, ह्यूमन एनवायरनमेंट की, तो अभी हमने आपको अगर बात करें तो ये जो है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस भी हमने बोला था, इसको क्या बोलते हैं, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। ठीक है, हमने क्या बोला था, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं। ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का जो भी समिट हुआ था उसको हम स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। इट्स थीम इज ओनली वन अर्थ, वेरी करेक्ट, हेंस इट इज ऑल्सो नोन एज अर्थ समिट। नो, फर्स्ट ये वाला स्टेटमेंट सही है, इट्स थीम इज ओनली वन अर्थ, बट हेंस इट इज ऑल्सो नोन एज अर्थ समिट। अब आपको पता है अर्थ समिट को क्या बोलते हैं, रियो डे जेनेरियो समिट हुआ था 1992 में, और ये बॉडी कब बनी थी, जो हमारी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था वो 1972 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था, बट हमारा जो अर्थ समिट था वो हमारा रियो डे जेनेरियो में 1992 में हुआ था। सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज इसी के कारण हमारा यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम बना था। तो फर्स्ट रॉन्ग है, तो ये वाला तो सी तो रॉन्ग हो गया। अब सेकंड करेक्ट है। थर्ड की अगर बात करें, इट वाज द फर्स्ट इंस्टेंस, नो इट वाज नॉट द फर्स्ट इंस्टेंस बिकॉज 1968 में जो है हमारा फर्स्ट इंस्टेंस था, जब हमने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने जो है साइंटिफिक एविडेंस के बारे में बात की थी। ठीक है, क्लाइमेट चेंज और साइंटिफिक एविडेंस के बारे में बात की थी, तो 1968 में उन्होंने बात की थी। तो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग, तो आंसर इज ओनली बी। ठीक है, बिकॉज 2 इज करेक्ट, बिकॉज उसी के कारण जो है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम बना था। Now let's come to the next question. Which of the following UN treaty is ratified by all of its member state? आपको पता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज द ओनली ट्रीटी जिसमें सारे यूनाइटेड नेशन मेंबर ने रेटिफाई किया है। तो कौन सी है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, ये हमारे ओजोन डिप्लीटिंग जो सब्सटेंस है उनको प्रिवेंट करने के लिए, जो हमारी ओजोन है उसका थिनिंग ना हो। तो 99% ऑफ द ऑल ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को हमको कट आउट करना है। और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है 1985 में बनी थी, और ये प्रोटोकॉल है ऑफ वेना कन्वेंशन, जो हमारे ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो सारे मेंबर जो है कौन सी यूएन ट्रीटी को रेटिफाई किया, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, consider the following statement regarding United Nations Ocean Conference which was recently seen in news. The conference was hosted by United Nations at its headquarters in New York. First statement is this. Second statement, state made voluntary commitment to conserve or protect at least 30% of the global ocean within marine protected areas. अब हम आपको बताएं अगर 8th का, तो यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस अभी रिसेंटली जो है हमारा केन्या और पोर्टुगल ने को होस्ट किया है लिस्बन में। ठीक है, कहाँ पे को होस्ट किया है, लिस्बन में किया है। रिसेंटली वाली जो मीटिंग हुई है दैट इज इन, वेट अ सेकेंड, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे नहीं हुए तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। कहाँ पे हुई है, लिस्बन में हुई है। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज स्टेट ने यस वॉलेंट्री बोला है कि वो प्रोटेक्ट करेंगे 30% ऑफ द ग्लोबल ओशन ऑफ मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो ओनली ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो 8th का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी इज करेक्ट। अब यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें तो यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस 2017 में इसकी पहली मीटिंग हुई थी, और वो यूएन के हेडक्वार्टर में हुई थी, दैट इज इन न्यूयॉर्क। बट जो सेकेंड मीटिंग हुई है अभी रिसेंटली वाली मीटिंग जो हुई है वो को होस्ट किया है केन्या और पोर्टुगल ने लिस्बन में। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज। अब बायो रिफाइनरीज की बात करें, आपको पता है जो बायोमास यूज करके जो भी चीजें बनती है उसको हम बायो रिफाइनरीज बोलते हैं। अभी रिसेंटली इट वाज लॉन्च्ड अंडर द मिशन इनोवेशन इन 2022। यस, क्योंकि मिशन इनोवेशन के अंदर ही लॉन्च किया गया है। इट एम्स टू रिप्लेस 30% ऑफ फॉसिल फ्यूल बेस्ड केमिकल्स मिनरल्स विथ बायो अल्टरनेटिव बाय 2030। तो 30% यहाँ पे गलत है, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट 10%, नॉट 30%। यहाँ पे ये होना चाहिए 10%। 10% जो है वो सारी चीज़ों को रिप्लेस करके बनाएंगे। ओके, तो 10%। इंडिया इज वन ऑफ द को लीड मेंबर्स ऑफ द मिशन। यस, इंडिया एंड नीदरलैंड बोथ। ठीक है, इंडिया एंड नीदरलैंड, इंडिया विथ नीदरलैंड। ठीक है, इंडिया एंड नीदरलैंड बोथ विल को लीड द मेंबर्स ऑफ द मिशन। तो यस, ऑप्शन 1 and 3 is correct. Second is wrong because it replaced 10% of fossil fuel based chemicals minerals with bio alternatives by 2030. Okay, तो option which option is correct? Second तो गलत है, तो 1 and 3rd is correct, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नाइन्थ का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मिशन लाइफ रिसेंटली सीन इन न्यूज। तो आपको पता है मिशन लाइफ की अगर बात करें तो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है ये। अब मिशन लाइफ जो है जनरली अभी करंटली हमारा स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में मनाया गया है। ठीक है, और ये इंडिया का प्रोग्राम है जो हमारे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, तो लेट अस रीड द स्टेटमेंट। इट वाज लॉन्च बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फॉर बेटर वैक्सीन सप्लाई ऑफ टू लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। नॉट, 10th का ए इज गलत है। इट इज़ अ ग्लोबल सप्लाई चेन इनिशिएटिव लॉन्च बाय लिथियम इम्पोर्ट कंट्रीज। बिल्कुल भी नहीं। इट इज़ अ ट्रीटी टू प्रोटेक्ट एलिफेंट फ्रॉम द menace of ivory smuggling. No, wrong. It aims to mobilize at least 1 billion people to take individual and collective action for protecting of environment. Yes, option D is correct. तो मिशन लाइफ जो है इसका कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन डी। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको ये पीडीएफ प्लस आपको जो आंसर शीट है वो आपको मिल जाएगी ऑलरेडी वहाँ पे। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, तो मिशन लाइफ जो है 5 साल का प्रोग्राम है, हमारे पीएम मोदी जी ने लॉन्च किया है स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में, इंडिया में, जहाँ पे वो 1 बिलियन पीपल को मोबिलाइज करेंगे कि इंडिविजुअल एक्शन लीजिए या फिर कलेक्टिव एक्शन लीजिए हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो 10th का ऑप्शन डी इज करेक्ट। 11th is carbon border adjustment mechanism was recently seen in news. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मैकेनिज्म। ये क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दे रही हूँ कि हम लोग ये जो सीरीज़ है वो हम फ्री में चला रहे हैं, तो आप लोग जितना ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है फ़ायदा उठाइए, बिकॉज बहुत सारे पर्सन हैं जो इतना पैसा नहीं दे सकते पढ़ने के लिए। मतलब करंट अफेयर्स एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है एग्जामिनेशन से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन, एक आध दो स्टेटमेंट करंट अफेयर्स का रहता है। तो हम ये सीरीज़ फ्री में चला रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ इसका फ्री में ही मतलब देखिए। जिन भी बच्चों को नहीं मिल पा रहा है उनको बहुत ज़रूरत है इन सब चीज़ों की, तो जितना भी हो सकता है हम आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आप प्लीज़ पढ़िए, बिकॉज ये एमसीक्यू सेशन करना बहुत ज़रूरी है आफ्टर यू रीड द होल बुक, राइट। सो इसलिए हम ये करवा रहे हैं। ठीक है, तो 11th क्वेश्चन में अगर बात करें तो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म की बात कर रहा है। तो अभी हम देखते हैं, इट इज़ अ यूरोपियन यूनियन प्लान टू टैक्स कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स। Second is it is a part of Fit for 55 in 2030 package aiming to reduce greenhouse gas emission by at least 55% by 2030 compared to 1990 level. India has supported CBAM at it will gain green investment through rebates. अब अगर हम बात करें तो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, इसमें बोला है कि जो भी हमारी कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि आयरन एंड स्टील, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर, जो हमारे कार्बन को एमिट करती हैं, उनको जो है उनको टैक्स करना है। तो अब आपको लगता है कि इंडिया जो है अपने इंडियन स्टील और सीमेंट फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को ग्रो करने की बजाय उनको टैक्स करेगा। आप टैक्स करेगा तो प्रोडक्शन लेवल कम हो जाएगा, तो इंडिया तो कभी सपोर्ट नहीं करेगा इस प्रोग्राम को। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, इनकरेक्ट। अगर हम थर्ड को एलिमिनेट कर देते तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज ए ऑप्शन, दैट इज 1 and 2 इज करेक्ट। मतलब 1 and 2 करेक्ट है बट थर्ड रॉन्ग है। तो ऐसे आप स्मार्ट एलिमिनेशन टेक्निक आप देख सकते हो। तो इंडिया ने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है किया है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज वेरी करेक्ट बिकॉज यूरोपियन यूनियन का है, जो भी हमारी टैक्स कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स है उनको टैक्स करेंगे। Second statement is correct, but third is wrong. So option A is correct. Okay. So in this, which option is correct? Option A is correct. Okay. Now let's come to the next question.
Okay, so 12th, the term solar payment guarantee fund and solar insurance fund recently seen in news. Yes, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी कुछ हुआ है मीटिंग तो उसमें जो है उन्होंने सोलर पेमेंट गारंटी फंड और सोलर इंश्योरेंस फंड लॉन्च किया है, तो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट. ओके, विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के हिसाब से उसमें जो है ये करेक्ट है. नेक्स्ट इज 13, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी. अब ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है. इट वाज एस्टेब्लिश्ड एज अ रिजल्ट ऑफ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस. अभी हमने जो है यूएनईपी का पढ़ा था, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो हुआ था दैट इज इन, कब हुआ था हमारा? 1972 में. और हमारा जो यूएनईपी बना था दैट इज इन 1992. तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो पूरी तरह गलत हो गया, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. इट इज, सेकंड देखते हैं, इट इज ओनली मल्टीलेटरल फंड वर्किंग अक्रॉस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एनवायरमेंट. अगर फर्स्ट गलत है, फर्स्ट गलत है तो हम बी सी डी तीनों एलिमिनेट कर दे, तीनों हम गलत कर सकते हैं. हमारा ऑप्शन ए बस बचता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. ठीक है, तो आपको पता है ऐसे ही आप एलिमिनेशन टेक्निक, अगर हम फर्स्ट गलत करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट हमने गलत किया तो हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन बता, दैट इज 2 3 4. तो 2 3 4 इज करेक्ट. इंडिया इज मेंबर और ये एक ही मल्टीलेटरल फंड है जो सारे एस्पेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंट हेल्थ को देखता है और ये फाइनेंशियल मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है मीना माता कन्वेंशन को. अब 5 चीज़ों को ये हमारे फाइनेंशियल कन्वेंशन मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है. कौन सी 5 चीज़ें हैं? एक तो मीना माता कन्वेंशन हो गया, बाकी 4 कौन सी हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. ठीक है, बाकी 4 आप किस में बताएंगे? कमेंट सेक्शन में बताएंगे, बिकॉज मैं यही बता दूंगी तो आप लोगों को कुछ भी माइंड में आप अपने माइंड को नहीं चलाएंगे. ठीक है, तो 4 कन्वेंशंस, 4 को कौन से 4 और कन्वेंशंस हैं जिनको फाइनेंशियल मैकेनिज्म हमारी ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है. ओके, तो इसमें ऑप्शन विच इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट. ओनली ऑप्शन ए इज करेक्ट. ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर फॉलोइंग पेयर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग, कि हाँ ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, जो अभी करंटली इस बार का हमारा चीज़ें थी, मतलब हमारी जिस टाइप का यूपीएससी का इस बार का पेपर आया था उस हिसाब से ये क्वेश्चन रखा गया है. तो देखते हैं. वर्ल्ड ग्रीन एंड इकोनॉमीज, वर्ल्ड ग्रीन, हाँ यस, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट यूएई का है. यस, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट जो है हमारा यूएई का है. ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्विंग सिस्टम जो है वो हमारा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का है. करेक्ट, वेरी करेक्ट. मेजर इकोनॉमिक्स फोरम ऑन क्लाइमेट चेंज एंड एनर्जी की अगर बात करें तो मेजर इकोनॉमिक्स फोरम ऑन क्लाइमेट एंड एनर्जी जो है वो G20 नहीं है, ये हमारा कौन सा है? COP26 में किया गया है. ठीक है, तो याद रखिएगा मेजर इकोनॉमिक्स जो है G20 नहीं है, COP26. ठीक है, COP26 कौन सा था? ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट था. उसमें जो है हमारे मेजर इकोनॉमिक्स फॉर फोरम आया था. फर्स्ट मूवर्स कोएलिशन की बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने किया था. यस, तो ये 3 सही है, ओनली 1 गलत है, तो ओनली 3 पेयर्स आर करेक्ट, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. ठीक है, ओनली 3 पेयर्स आर करेक्ट, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. ओके, तो मेजर इकोनॉमिक्स फोरम ऑन क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट एंड एनर्जी की बात करें तो वो COP26 में आया था. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स आर रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम? तो ऑल द 4 रिपोर्ट्स आर रिलीज बाय यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम. अभी हमने देखा था कि एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट उन्होंने रिलीज किया है. उसके बाद जब हमने यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम पढ़ा तो उसमें जो देखा तो ये तीनों चारों रिपोर्ट जो है हमारी ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी, मतलब यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम रिलीज करती है. तो हमारी चारों रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम. याद रखिएगा, ट्रिपल इमरजेंसी रिपोर्ट, एमिशन गैप रिपोर्ट, एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट एंड ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी, ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट भी रिलीज करते हैं. नेक्स्ट इज 16th क्वेश्चन. तो कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज की बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट अगर रीड करें तो कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ कार्बन फ्रॉम फ्लू गैस एंड द एटमॉस्फेयर, रिसाइकलिंग द CO2 फॉर यूटिलाइजेशन एंड डिटरमाइनिंग सेफ एंड परमानेंट स्टोरेज. ऑप्शन यस, फर्स्ट ऑप्शन इज वेरी करेक्ट. और इसमें पूछा है हमारा विच ऑप्शन इज नॉट करेक्ट. ठीक है, कौन सा नहीं करेक्ट. अब द कैप्चर कार्बन कैन बी डायरेक्टली यूज इन फार्मा एंड फूड सेक्टर. यस, सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट. मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज लॉन्च कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन. अब अगर हम बात करें तो फर्स्ट एंड सेकंड सही है, तो फर्स्ट अगर सही है तो ऑप्शन कौन सा बचता है नॉट करेक्ट वाला? 3 बस बचता है, तो ऑप्शन 3 इज नॉट करेक्ट. ठीक है, बट वाई 3 इज नॉट करेक्ट? बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने नहीं लॉन्च की है, इट इज लॉन्च बाय नीति आयोग. याद रखिएगा किसने लॉन्च किया है? नीति आयोग ने लॉन्च किया है. ठीक है, तो राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं आ रही है, तो आप बिल्कुल इससे बेयर करिएगा. तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने नहीं लॉन्च किया है, नीति आयोग ने लॉन्च किया है हमारी कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पॉलिसी. तो ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट. अगर फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है जो नहीं करेक्ट है, दैट इज थर्ड.
आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको पता है आर्टिकल 6 बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, दैट इज रिलेट टू कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म। ठीक है, कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली हमेशा न्यूज में रहा है आर्टिकल 6, सॉरी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 17th का कौन सा सही है? बी। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 18th, कार्बन न्यूट्रलिटी स्टेटमेंट हमको देखना है। कार्बन न्यूट्रलिटी इज द बैलेंस बिटवीन एमिटिंग कार्बन एंड एब्जॉर्बिंग कार्बन फ्रॉम एटमॉस्फेयर इन कार्बन सिंक। यस, जितना आप कार्बन एमिट कर रहे हो उतना ही आप एब्जॉर्ब कर लो, दैट इज कार्बन न्यूट्रलिटी। रिसेंटली सिक्किम बिकेम द स्टेट टू होस्ट इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत। नो, नॉट सिक्किम, इट इज जम्मू कश्मीर का पाली जो हमारा वो है, जम्मू कश्मीर का, जम्मू एंड कश्मीर में जो हमारा पाली पंचायत है, पल्ली या पाली बोलेंगे उसको, पाली पंचायत है या पल्ली पंचायत है, वो जो है फर्स्ट इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत है। याद रखिएगा, सिक्किम नहीं है, इट इज इन जम्मू कश्मीर, पल्ली। तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ओनली फर्स्ट इज करेक्ट, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, सॉरी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, तो 18th का कौन सा सही है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19th, consider the following statement. Countries climate and development report are new core diagnostic report that integrate climate change and development consideration. True, first is correct, first correct है। second, they are released by sustainable solution development network। no, it is released by World Bank, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक रिलीज करती है, नॉट सस्टेनेबल सॉल्यूशन नेटवर्क। तो ओनली ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट कम टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, याद रखिएगा कौन सा नहीं करेक्ट है। ठीक है, इट वॉज लॉन्च्ड हाँ, it was launched in 2019 for comprehensive mitigation action for prevention and control abatement of air pollution. Option A is correct. It has the target of 20 to 30% reduction in particulate matter concentration by 2024. Yes, it is also correct. Some cities under NCAP are identified by 15th Finance Commission. Correct. Swachh Vayu Sarvekshan is a ranking of cities based on city action plan under NCAP. तो आपको लग रहा होगा चारों ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो अगर हम बताएं कि ए करेक्ट है, सी करेक्ट है, डी करेक्ट है, बट 2 गलत है, बी ऑप्शन जो है वो गलत है। अब बी ऑप्शन क्यों गलत है मैं आपको बताती हूँ। यस, हमको पार्टिकुलेट मैटर 20 to 30% 2024 तक हमको रिलीज मतलब कम करना था, बट अभी जो है रिसेंटली उसको एक्सटेंड करके कर दिया है कि 2026। ओके, जनरली हमको ये लगेगा कि सेकेंड ऑप्शन सही है, बिकॉज यस 2024 तक रिड्यूस करना था, बट अभी जो टारगेट है उसको एक्सटेंड कर दिया है 2026 तक हमको पार्टिकुलेट मैटर को रिड्यूस करना है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा इसमें इनकरेक्ट है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन बी जो है हमारा इनकरेक्ट है, बिकॉज अभी रिसेंटली एक्सटेंड करके कितना कर दिया है? 2026। Next question is the term flue gas desulfurization said selective catalytic reduction sometimes seen in news are recently which of the following। तो ये किस लिए है? ऑयल रिफाइनरी प्रोसेस टू negate excess sulfur content in petrol, retrofitting in thermal power plant to reduce polluted emission, technologies related to electric vehicles, and none। तो ऑप्शन बी जो है फ्लू गैस डिसल्फ्यूरिफिकेशन की बात करें तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, बिकॉज थर्मल पावर प्लांट जो है वो हमारे सल्फर डाइऑक्साइड को बहुत रिलीज करते हैं, तो उसको जो है अभी उसको सल्फर डाइऑक्साइड जो है उसको पीरियड जो है एक्सटेंड कर दिया है कि आप तब तक आप रिड्यूस करिए। तो ये जो है थर्मल पावर प्लांट जो है पॉल्यूटेड एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए जो है ये न्यूज़ में था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एयर पॉल्यूशन एंड कंट्रोल मेजर्स इन इंडिया। तो फर्स्ट इज कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इज अ स्टैटरी बॉडी टू ऑर्डिनेट। येस, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी जो है हमारी स्टैटरी बॉडी है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सेकेंड इज ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान प्रोवाइड्स एन एक्शन प्लान टू एड्रेस एयर पॉल्यूशन इन दिल्ली NCR based on 4 different stages of adverse air quality। yes, मैंने पढ़ाया है, both the statement is correct। 22 का C is correct। okay, next is which of the following statement is not correct regarding WHO air quality guidelines। देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट नहीं करेक्ट है। इट रिकमेंड लेवल्स एंड इंटरिम टारगेट्स फॉर कॉमन एयर पॉल्यूटेंट्स, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। द एयर क्वालिटी गाइडलाइंस वर फर्स्ट रिलीज्ड इन 1987। yes,
correct. Next is one of the issues of the guidelines is that it does not consider concentration of nitrogen oxide. Not correct, because हमने बताया था कि नाइट्रोजन ऑक्साइड के ही कंसंट्रेशन के लिए उन्होंने चीजें बताई है, ठीक है। तो कौन कौन सी चीजें करते हैं, अगर हम बात करें तो पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है। सेकेंड इज ओजोन, थर्ड इज नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड फोर्थ इज सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये चार चीजें जो है ये कवर करते हैं, तो याद रखिएगा। एंड द लेटेस्ट अपडेट शोज दैट ऑलमोस्ट द एंटायर ग्लोबल पॉपुलेशन 99% रीड्स एयर एक्सीज WHO एयर क्वालिटी लिमिट। तो ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट, बिकॉज नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वन ऑफ द कंपोनेंट है जिसको ये इंक्लूड करते हैं। और अभी रिसेंटली इसीलिए न्यूज में था कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत बढ़ गया है, ठीक है। तो 23 का सी। Next is consider the following statement regarding Bharat stage norms. Bharat stage norms regulate output of air pollutant from internal combustion engine equipment, including motor vehicles. Very correct. 24th ka first is correct. This is based on European Union standard. Second is also correct. Third देखते हैं BS6 norms. Sorry. BS6 compliant petrol vehicles are required to be 50% cleaner by reducing nitrogen oxide एमिशंस। अगर हम बात करें तो ऑप्शन 1 and 2 इज करेक्ट, बिकॉज थर्ड इज नॉट करेक्ट। 50% नहीं है, इट इज 70%, ठीक है। 70% ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन्स, फिर NOx, ठीक है, दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड पार्टिकुलेट मैटर को 70%, नॉट 50%, इट इज 70%, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। ऑप्शन 3 जो है इनकरेक्ट है। तो हमारे पास सिर्फ एक ही बचता है 1 and 2, तो 1 and 2 इज करेक्ट। यस, यूरोपियन स्टैंडर्ड एमिशन नॉर्म से बेस्ड है, और फिर हमको 70% जो है रिड्यूस करना है नाइट्रोजन ऑक्साइड एमिशन। Next is 27th. United Nation Water Summit on Ground Water was recently held in Paris. अभी recently हमारा जो ये summit है वो कहाँ पे हुआ है, पेरिस में हुआ है। With reference to this, consider the following statement. ये let us read the first statement. तो the summit was organized to mark the beginning of groundwater making the invisible visible campaign run by UN Water. Second is the summit was organized by UN Water, UNESCO, and International Ground Research Assessment Center. Yes, second statement is true. सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, बिकॉज यूनाइटेड नेशन वाटर, यूनेस्को और इन लोगों की है। फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर बात करें तो इसमें जो है आपको वैसे तो सही लगेगा ये स्टेटमेंट, बट इसमें एक चीज गलत है। मार्क द बिगनिंग बोला है, ये मार्क द कंप्लीशन है, ठीक है। बिगनिंग नहीं है, इट इज कंप्लीशन, क्योंकि कंप्लीशन हुआ था ग्राउंड वाटर मेकिंग इनविजिबल विजिबल कैंपेन का, यूएन वाटर जो कर गई थी, उसके कंप्लीट होने के बाद जो है यूनाइटेड नेशन वाटर समिट ऑन ग्राउंड वाटर रिसेंटली पेरिस में हुआ था। तो इट इज कंप्लीशन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, सेकंड सही है। तो ऑप्शन विच इज करेक्ट, ऑप्शन 2 इज करेक्ट, ओके। और ये जो समिट जो है ये हमारा यूएन जो वाटर है दैट इज ये 1996 में जो है स्टेब्लिश किया गया था, उसके बाद जो है ये समिट हुआ था। और ये क्यों हुआ था, कंप्लीशन के कारण हुआ था। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 25th का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी इज करेक्ट, ओके। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट regarding Convention on Protection and Use of Transboundary Water Courses and International Lakes is also known as Water Convention, ठीक है। Now let us read the statement. uh, It was established as a global legal instrument to ensure sustainable use of transboundary resources in 1992. In 1992, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट बोला है, ठीक है। सेकेंड इज दस कन्वेंशन हेल्प्स इन अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नंबर 6। यस, SDG गोल जो है नंबर 6 जो है दैट इज रिलेटेड टू हमारा वाटर कन्वेंशन। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तो ऑप्शन 2 करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन 2 इसमें भी है, ए में भी है, बी में भी है और डी में भी है। तो कौन सा नहीं करेक्ट होगा, तो इसमें नहीं करेक्ट पूछा है तो ऑब्वियसली हमारा ऑप्शन सी जो है वो इनकरेक्ट होगा, ठीक है। अगर स्टेट एलिमिनेशन टेक्निक से अगर बात करें तो लेट अस रीड द थर्ड स्टेटमेंट। वर्ल्ड वाटर फोरम इज गवर्निंग बॉडी ऑफ द वाटर कन्वेंशन। नो, वर्ल्ड वाटर फोरम जो है वो गवर्निंग बॉडी नहीं है, पहली चीज। और ये जो है ये 1992 में स्टैब्लिश नहीं हुआ था, 1996 में स्टैब्लिश हुआ था, इसलिए जो है ये रॉन्ग है, ठीक है। तो 26th का आंसर इज 1 and 3. Next is 27th. A book titled Unconventional Water Resources was recently compiled by expert of United Nations University Institute for Water, Environment and Health. अब इसमें पूछा गया है कि अनकन्वेंशनल वाटर रिसोर्सेज क्या है।
अब अनकन्वेंशनल वाटर रिसोर्सेज, वो अनकन्वेंशनल वाटर रिसोर्सेज कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है, आइडेंटिफाइड। अब अनकन्वेंशनल वाटर रिसोर्सेज वो होते हैं जो जनरली हमारे एग्रीकल्चर रन ऑफ, इंडस्ट्रियल रन ऑफ, तो वहाँ से निकलते हैं, उनको हम अनकन्वेंशनल वाटर रन ऑफ बोलते हैं, ठीक है। अब अनकन्वेंशनल जो बात करें ये कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं, तो क्लाउड सीडिंग, येस, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। फॉग हार्वेस्टिंग, डिसैलिनाइजेशन एंड माइक्रो स्केल कैप्चर प्लांट, तो ये सारी चीज़ें जो है हम कर सकते हैं, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो किसमें ऑप्शन 27 का हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द रीसेंट रिपोर्ट इंडिया बियर्स वर्ल्ड हाईएस्ट हेल्थ इकोनॉमिक बर्डन ड्यू टू लेड पॉइजनिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ लेड, क्या क्या सोर्सेज है हमारे लेड के, रिफाइनरी इंडस्ट्रीज, येस, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, पॉटरीज, ये तीनों तो है ही है। अब आयुर्वेदिक मेडिसिन में आपको लगेगा नहीं है, बट येस आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी होता है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ऑल द फोर्स आर करेक्ट जिसमें हमको लेड मिलता है। Next is 29th. Recently, chemical group known as per and polyfluoroalkyl substance were in news. Which of the following is not correct? Not correct पूछा है। तो first पढ़ते हैं, they are chemicals with partially and completely fluorinated carbon chains. Yes, first is correct. हमने बोला था कि chains formate होते हैं, इसीलिए जो है इनको easily degrade नहीं कर सकते, ठीक है। Second option is they contaminate rainwater easily as they degrade easily in the environment. अभी हमने बोला कि वो easily degrade नहीं कर सकते, तो option B is करेक्ट, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, बी, बिकॉज वो इजिली डिग्रेड नहीं होते, वो बहुत डिफिकल्ट होता है डिग्रेड करना उनको। थर्ड देखते हैं, दे यूजुअली फाउंड इन फूड पैकेजिंग मटेरियल, येस, दे आर कवर्ड अंडर द स्टॉकहोम प्रिवेंशन कन्वेंशन, येस येस, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट में ये कवर्ड है, तो ऑप्शन बी इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नॉनिल फिनॉल रिसेंटली सीड इन न्यूज। अब नॉनिल फिनॉल की अगर बात करें तो हमने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने अभी डेजिग्नेट किया है इसको एज अ वेरी मतलब केमिकल ऑफ ग्लोबल कंसर्न। तो देखते हैं, इट इज कॉमनली यूज्ड इन डे टू डे कंज्यूमर्स प्रोडक्ट सच एज डिटर्जेंट एंड वेटिंग एजेंट्स, येस, 30 का ए इज करेक्ट, 30 का फर्स्ट इज करेक्ट। सेकेंड इज इट कैन क्रिएट बर्थ डिफेक्ट्स ड्यू टू इट्स पोटेंशियल ऑफ एंडोक्राइन डिस्क्रप्शन, येस। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज डेजिग्नेटेड नॉनिलफिनॉल एज अ केमिकल ऑफ ग्लोबल कंसर्न, नो, इट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं डेजिग्नेट किया है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने डेजिग्नेट किया है, ठीक है। तो यूएनईपी ने इसको डेजिग्नेट किया है, याद रखिएगा किसने डेजिग्नेट किया है, यूएनईपी ने, ठीक है। इन इंडिया सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रेगुलेट्स द स्टैंडर्ड ऑफ नॉनिलफिनॉल इन ड्रिंकिंग वाटर, नो, इंडिया में कोई भी स्टैंडर्ड नहीं है, कोई भी गाइडलाइंस नहीं है इसको रेगुलेट करने की, तो ऑप्शन 3 एंड 4 इज इनकरेक्ट। तो ऑप्शन 1 एंड 2 बचता है, तो 1 एंड 2 इज करेक्ट, ठीक है, 1 एंड 2 इज करेक्ट एंड 3 और 4 इज रॉन्ग, बिकॉज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने बोला है, और इंडिया में अभी कोई ऐसा गाइडलाइंस नहीं है। नाउ लेट्स कम टू द 31st क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिस्ट्रिक्ट गंगा कमिटी। अब डिस्ट्रिक्ट गंगा कमिटी जो है विच ऑफ द फॉलोइंग अबव इज करेक्ट पूछा है, तो लेट अस रीड द फर्स्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर बात करें तो डिस्ट्रिक्ट गंगा कमिटी वर कॉन्स्टिट्यूटेड इन डिस्ट्रिक्ट ऑन गंगा रिवर बेसिन टू एंश्योर पीपल पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट पॉल्यूशन एबेटमेंट इन गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, वेरी करेक्ट बिकॉज इट अ वेरी जनरल स्टेटमेंट, येस, उसी के पॉल्यूशन लेवल को, उसी को सबको पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए किया होगा। अब डिस्ट्रिक्ट गंगा कमिटी आर मैंडेटेड टू एंश्योर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ एसेट्स क्रिएटेड अंडर नमामि गंगे, येस, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज द चेयरपर्सन ऑफ डिस्ट्रिक्ट गंगा कमिटी, वेरी करेक्ट। तो ऑल द ऑप्शन इज इन करेक्ट, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो 31st का कौन सा करेक्ट है, डी, okay, so option D is correct. Next come to 32. Consider the following statement regarding Jaldoot app recently seen in news. तो Jaldoot app देखते हैं, first statement, it will help negate water crisis in drought stricken areas that fast provision of water tankers and it is developed by Ministry of Jal Shakti. अगर हम बात करें 32 की तो इसको दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो neither 1 neither 2 बिकॉज जलदूत ऐप जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने लॉन्च किया है, ठीक है, किसने, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया। और ये जो है हमारी जो वाटर स्ट्रेस वाटर ग्राउंड वाटर लेवल जिस भी सेलेक्टेड विलेजेस में कम हो गया है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए लॉन्च किया है। तो ये आइडेंटिफाई किसको आइडेंटिफाई करने के लिए, ग्राउंड वाटर लेवल को, ठीक है, ग्राउंड वाटर लेवल को आइडेंटिफाई करने के लिए इन सेलेक्टेड विलेज उसमें लॉन्च किया है जलदूत ऐप। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट बिकॉज बोथ द ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। Now let's come to the 33. 15th session of Conference of Party of United Nations Convention to Combat Desertification concluded recently. अब क्या क्या चीज़ें हैं देखते हैं, यूनाइटेड नेशन CCD के बारे में क्या है। इट इज़ अ सोल लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट लिंकिंग एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट टू सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट, येस, फर्स्ट इज करेक्ट।
द कन्वेंशन इज अ प्रोडक्ट ऑफ रियो प्लस 20 समिट एंड इंडिया इज पार्टी टू यूएनएससीसीडी। तो फर्स्ट फर्स्ट तो करेक्ट है, ठीक है, फर्स्ट करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट है, बट सेकेंड इज रॉन्ग बिकॉज रियो प्लस 20 में नहीं, ये 1992 में बना था जब रियो समिट हुआ था, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम बनी थी, उसी के अंदर ये बॉडी बनी थी। तो इसमें अगर बात करें तो ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, अदर ऑप्शंस आर रॉन्ग, मतलब सेकेंड रॉन्ग है बिकॉज ये 1992 में बॉडी बनी थी। नाउ लेट्स कम टू द 34th। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इम्पैक्ट्स ऑफ लाइट पॉल्यूशन। लाइट पॉल्यूशन क्या करता है? इम्पैक्ट बर्ड्स माइग्रेशन एंड फोर्जिंग, येस। इम्पैक्ट एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च, डायबिटीज इन ह्यूमन बींग्स, लाइट इंड्यूस्ड कोलिशन। 34th की अगर बात करें तो ऑल द 4 स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट कम टू 35। सेवरल देखते हैं, सेवरल सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स इंक्लूडिंग कंपोस्टेबल प्लास्टिक्स आर बैंड अंडर द जुलाई 2022 अंडर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स। Thickness of plastic carry bags 120 microns after 31st December 2022. Violators of the ban can be penalized under the Environment Protection Act 1986 with imprisonment up to 50 years. अब अगर हम बात करें तो सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट पूरी तरह सही है, तो सेकेंड और थर्ड तो सही है, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन बी इज करेक्ट बिकॉज येस 120 माइक्रोन्स की बात की और 5 इयर्स तक आपको जेल इम्प्रिजनमेंट रहेगी। पहले कितना था कि 50 to 75 माइक्रोन्स रहेगा 30 सितंबर 2021 तक, और फिर 120 माइक्रोन्स कर दोगे 31 दिसंबर दिस। अब फर्स्ट की अगर बात करें, फर्स्ट गलत क्यों है? फर्स्ट इसलिए गलत है बिकॉज ये कंपोस्टेबल प्लास्टिक को इंक्लूड नहीं करते, मतलब ये नॉन कंपोस्टेबल प्लास्टिक जो है उनको इंक्लूड करते हैं, तो फर्स्ट जो है ये कंपोस्टेबल प्लास्टिक की वजह से गलत है, ठीक है, तो कंपोस्टेबल प्लास्टिक इंक्लूड नहीं होगा, नॉन कंपोस्टेबल प्लास्टिक इंक्लूड होगा, तो फर्स्ट जो है रॉन्ग है, सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रेफरेंस टू रिसेंटली नोटिफाइड ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022। अब देखते हैं 36। तो वेस्ट बैटरीज जो है इसमें बोला है वेस्ट बैटरीज विच वर नॉट पार्ट ऑफ अर्लियर रूल्स हैज बीन कवर्ड अंडर ई वेस्ट रूल्स 2022। बी देखते हैं, इट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट टू इंसेंटिवाइज रजिस्टर्ड वेस्ट रिसाइकलर्स। मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक एंड प्रोडक्ट रिसाइकेबल। द मैन्युफैक्चरर एंड रिसाइकलर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट शुड बी कंपल्सरी रजिस्टर्ड विद सीबीसीबी। अब हम अगर बात करें तो इसमें ऑप्शन जो इनकरेक्ट है दैट इज ए, बिकॉज वेस्ट बैटरीज जो थी वो अर्लियर रूल्स का पार्ट थी, मतलब पहले भी रूल्स का पार्ट थी कि उनको वो ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के अंदर पहले भी पार्ट थी, ऐसा नहीं है कि वो अभी जोड़ी गई है, ठीक है। तो वेस्ट बैटरीज जो है विच वर नॉट अ पार्ट ऑफ अर्लियर रूल्स, तो ये पार्ट थी पहले भी, वेस्ट बैटरीज को ही हमको वो करना था ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के अंदर। बाकी जो है ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 के अभी के प्रोविजंस है, तो ये जो है हमारा ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। तो देखते हैं, इट इज अ ग्लोबल लीगली बाइंडिंग ट्रीटी टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरमेंट। Correct. If a chemical is included in Annex A of the convention, it should be completely eliminated by the parties to the convention without exceptions. तो no, यहाँ पे exceptions दिए गए हैं। 37th का अगर B की बात करें तो इसमें exceptions दिए गए हैं। इसमें बोला गया है कि एक्सेप्शंस है कि अगर कोई पार्टीज ऑथराइजेशन पार्टीज बोले कि आपको ये ज़रूरत है रिसर्च के लिए तब आप कर सकते हो, तो ऑप्शन सेकंड तो गलत है, तो बी और डी तो पूरी तरह गलत हो गया। अब थर्ड देखते हैं, इंडिया इज येट टू रेटिफाई स्टॉकहोम कन्वेंशन ड्यू टू एनेक्स ए कंपल्शन, ठीक है। अब आपको अगर बात करें तो एनेक्स ए कंपल्शन इंडिया ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तो इंडिया ने रेटिफाई किया है, तो ओनली ऑप्शन ए इज करेक्ट बिकॉज ऑल द अदर ऑप्शंस आर रॉन्ग, ठीक है, तो बी एंड सी इज रॉन्ग, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज द टर्म प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज, इट इज रिलेटेड टू व्हाट? रॉटरडम कन्वेंशन, ठीक है, किससे रिलेटेड है? रॉटरडम कन्वेंशन से, जो कि हमने पढ़ा था, बिकॉज इसमें स्टॉकहोम कन्वेंशन पीओपी से स्टॉकहोम कन्वेंशन एंड प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट से रॉटरडम कन्वेंशन, ठीक है। नेक्स्ट इज द वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय व्हाट? विच बॉडी? वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है।
तो वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट की अगर बात करें तो आपको पता है वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट तो यूनेस्को रिलीज करती है, ठीक है, याद रखिएगा कौन रिलीज करता है, यूनेस्को रिलीज करती है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द डिजिटल सीक्वेंसिंग इंफॉर्मेशन, कौन सी बॉडी बेस्ट डिस्क्राइब करती है, तो इट इज अ डेटा डिराइव्ड फ्रॉम और लिंक्ड टू जेनेटिक रिसोर्सेज दैट हेल्प्स इन वैक्सीन डेवलपमेंट। इट इज़ अ मैकेनिज्म थ्रू विच QR कोड्स आर जनरेटेड इन डिजिटल ट्रांजेक्शन, बिल्कुल ही गलत है। इट इज़ अ टेक्निक यूज इन एस्ट्रोनॉमिकल लेंसेज टू गेट हाई रेजोल्यूशन इमेजेस ऑफ सेलेस्टियल बॉडी, बिल्कुल गलत। इट इज़ अ बायोटेक्नोलॉजी फीचर्स दैट हेल्प्स इन ट्रांसपेरेंसी इन ट्रांजेक्शन, नो, ये भी इनकरेक्ट है। तो कौन सा करेक्ट होगा, ऑब्वियसली हमारा फर्स्ट करेक्ट होगा, बिकॉज इट इज़ द, सॉरी, where the question, yes, it is the data derived from linked to genetic resources that helps in vaccine development, ठीक है। Next is 41, consider the following statement, the United Nations General Assembly has declared the years 2021 through 2020 2030 as UN Decade on Ecosystem Restoration, yes, United Nations Decade on Ecosystem Restoration कौन लेट करता है, UNEP and FAO, very correct। द नमामि गंगे प्रोग्राम इज इंडिया का वन ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम है जो यूनाइटेड नेशन डेकेड फॉर रिस्टोरेशन के अंदर है, बिकॉज इंडिया ने जो है हमारा क्या किया है, इंडिया ने जो है हमारा इसमें गंगा को प्रोटेक्ट करने की बात की है, तो रिस्टोरेशन की हम बात करें तो यस 41 का हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। द रिस्टोरेशन बैरोमीटर रिपोर्ट 2020 ये कौन लॉन्च किया है, IUCN ने लॉन्च किया है, जो कि हमने पहले भी पढ़ाया था आपको कि किसने लॉन्च किया है, रिस्टोरेशन बैरोमीटर रिपोर्ट 2022 IUCN ने लॉन्च किया है, ठीक है। तो 42 का हमारा कौन सा सही है, सी। Where are the pillar coders which were recently moved from vulnerable category to critically endangered category in IUCN Red List? मैंने बताया था कि आपको जो हमारा कैरिबियन आइलैंड्स है, कैरिबियंस जो हमारे आइलैंड्स हैं वहाँ पे जो है हमारा ये पिलर कोलर्स लाई करते हैं, ठीक है। तो कहाँ पे है, कैरिबियंस में। नेक्स्ट इज 44, रिसेंटली इंडिया होस्टेड 9th सेशन ऑफ गवर्निंग बॉडी ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट genetic resources for food and agriculture, with reference to this consider the following statement regarding this। अब फूड ये ट्रीटी की बात करें तो इसको हम सीड ट्रीटी भी बोलते हैं, आप याद रखिएगा कौन सी ट्रीटी, सीड ट्रीटी भी बोलते हैं, सीड ट्रीटी भी बोलते हैं। लेट अस रीड द फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज अ लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट which entered into force 2024, yes 2024 में आई थी। it provide international legal framework needed for establishment of Svalbard global seed vault in Norway, yes both the statement is correct, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ओके। सो बिकॉज ये जो है बहुत सारी प्रोविजंस को अप्लाई करता है, तो जो हमारा बॉक्स में हमने पढ़ा था कि ये बॉडी किस लिए है, किस चीज़ के लिए, तो लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है 2004 में आई थी, जो भी हमारे फार्मर्स हैं, ब्रीडर्स हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये ट्रीटी लाई गई थी। नेक्स्ट इज 45th, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन ट्रीटी। तो देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट ऑन कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ मरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड टेरिटोरियल वाटर्स। Second statement is does not include exclusive economic zones of a country where countries have a sovereign rights of exploration and exploitation of the resources। अब 45th की बात करें तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, बिकॉज येस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स को ये अप्लाई नहीं करते, उनको इंक्लूड नहीं करते। अब फर्स्ट ऑप्शन इसलिए इनकरेक्ट है, बियॉन्ड टेरिटोरियल वाटर्स नहीं, बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन। अभी हमने देखा कि ये हमारी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शंस की बात कर रही है, अब हम यहाँ पे लिखा है बियॉन्ड टेरिटोरियल वाटर्स, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन ट्रीटी, तो यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, टेरिटोरियल वाटर्स नहीं होना चाहिए, नेशनल ज्यूरिडिक्शन, बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन जो है हम ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, तो 45th का बी इज करेक्ट। Next is consider the following statement regarding the protection granted to the species under Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna। अब इसकी बात करें तो इसमें 3 अपेंडिक्स हैं, साइट्स जो है जो भी हमारे स्पीशीज़ हैं, स्पेसिमेंस हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनका जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको रोकने के लिए बनाया गया है या फिर उसको रेगुलेट करने के लिए बनाया गया है। तो लेट अस रीड द फर्स्ट अपेंडिक्स। अब इसमें 3 अपेंडिक्सेस आते हैं। पहला अपेंडिक्स जो है उसमें थ्रेटेंड विथ एक्सटेंशन स्पीशीज से रिलेटेड है, जहाँ पे हम पूरी तरह जो है ट्रेड को, इंटरनेशनल ट्रेड को मना करते हैं, बट अगर कमर्शियल ट्रेड नहीं है, आप बिना कमर्शियल पर्पस के लिए, रिसर्च पर्पस के लिए ट्रेड कर रहे हो, तो आपको वो अलाउड है। तो फर्स्ट में देखते हैं प्रोहिबिट इंटरनेशनल कमर्शियल ट्रेड, यस कमर्शियल ट्रेड जो है प्रोहिबिट करते हैं, बट हमारी रिसर्च के लिए ट्रेड को प्रोहिबिट नहीं करते हैं। अपेंडिक्स 2 की अगर बात करें तो वो उन स्पीशीज को वो होता है जो थ्रेटेंड नहीं है
ना ही एक्सटेंट है, बट अगर उनका ट्रेड कंट्रोल नहीं किया गया तो वो थ्रेटेंड हो जाएगी। तो इसमें अगर बात करें तो इसमें लुक अलाइक स्पीशीज आती हैं, और इसमें ट्रेड जो है एक्सपोर्ट परमिट, री एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट जो है तब दिया जाता है, उसके बाद ही आप ट्रेड कर सकते हो। तो अपेंडिक्स 2 ट्रेड ऑथराइज थ्रू री एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट, येस ट्रू, अपेंडिक्स 2 इज करेक्ट। अपेंडिक्स 3 की अगर बात करें तो इसमें उन स्पीशीज को रखा गया है जो किसी एक कंट्री, जो साइट्स की मेंबर है वो किसी एक कंट्री में प्रोटेक्टेड है, तो उनमें हर कंट्री को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे ट्रेड जो है अलाउड है, अपेंडिक्स 3 में ट्रेड अलाउड है। तो इसमें देखते हैं प्रोटेक्शन ऑल्सो टू लुक अलाइक स्पीशीज, अभी हमने बोला कि अपेंडिक्स 2 में लुक अलाइक स्पीशीज को दिया गया है, तो ऑप्शन 3 मतलब इसमें 3 जो है वो गलत है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सिर्फ 1 एंड 2 इज करेक्ट, ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, थर्ड इज रॉन्ग। 47 की बात करें तो रिसेंटली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 वाज अमेंडेड विद रेफरेंस टू दिस कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 अभी अमेंड हुआ है, तो देखते हैं। इट इंसर्टेड अ न्यू शेड्यूल फॉर स्पेसिमेन लिस्टेड इन अपेंडिक्स अंडर साइट्स, यस, साइट्स के साथ इनको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए इन्होंने साइट्स का एक शेड्यूल ऐड किया है। अब इस सेकंड देखते हैं, ट्रांसफर और ट्रांसपोर्ट ऑफ लाइव एलिमेंट्स फॉर रिलीजियस और एनी अदर पर्पस हैज बीन बैन्ड, नो, सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इसमें बैन नहीं किया है, उसको रेगुलेट किया गया है, ठीक है। तो ट्रांसफर और ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 47 का कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओके। 48 में आते हैं, 8 वाइल्ड अफ्रीकन चीता फ्रॉम नामीबिया वाज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो चीता वर इंट्रोड्यूस्ड इन कूनो नेशनल पार्क, येस, हमने बताया था कि एमपी में जो कूनो नेशनल पार्क है वहां पे ये इंट्रोड्यूस किया है गया है। इट इज द वर्ल्ड फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल लार्ज कार्निवोर्स ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट, वेरी करेक्ट, क्योंकि कॉन्टिनेंटल है, अफ्रीका से हम एशिया में ला रहे हैं। नेक्स्ट इज अफ्रीकन चीता इज डेजिग्नेटेड क्रिटिकली एंडेंजर्ड अंडर IUCN रेड लिस्ट। अब अगर हम अफ्रीकन चीता की बात करें, दो टाइप के चीता होते हैं। चीता हमारे यहाँ इंडिया में एक्सटिंक्ट हो गए हैं, बट अफ्रीकन चीता जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है, दे आर वल्नरेबल कैटेगरीज में आते हैं, वल्नरेबल कैटेगरीज में आते हैं। और एशियाटिक चीता जो है वो हमारे क्रिटिकली एंडेंजर्ड, याद रखिएगा, एशियाटिक चीता जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, बट अफ्रीकन चीता हमारे क्या है? वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं। तो ऑप्शन 3 अगर इनकरेक्ट है तो हमारा एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन 1 एंड 2, तो ऑप्शन 1 एंड 2 जो है हमारा करेक्ट है, ओके। ऑप्शन 1 एंड 2 इज करेक्ट। तो इसमें जो है हम कूनो नेशनल पार्क एमपी में ला रहे हैं, वर्ल्ड का पहला इंटरकॉन्टिनेंटल लार्ज कार्निवोर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट है, और अफ्रीकन चीता की बात करें तो दे आर बिलोंग्स टू वल्नरेबल कैटेगरी। नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रोल ऑफ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। अब नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, बिकॉज इट इज, येस, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी जो कि हमारी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बनी है, जो 4-5 बॉडी बनी थी, हमने आपको बताया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जब पढ़ाया था। It approves the tiger conservation plan prepared by state government. Correct. It can ban nude construction in tiger conservation tiger reserves core areas. Yes, all the 3 statement are correct. तो 49th का कौन सा करेक्ट है? हमारा डी इज करेक्ट, ठीक है। तो 49 का डी। नेक्स्ट इज 50, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रेट इंडियन बस्टर्ड रिसेंटली सीन इन न्यूज। तो देखते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है हम राजस्थान के पर्सपेक्टिव में आपको बताए थे कि राजस्थान में जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है उनका बहुत ज़्यादा ये जो हमारी लाइंस बिछ रही हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस, उसके कारण उनका वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसलिए न्यूज़ में था। देखते हैं, इट इज़ डेजिग्नेटेड एज अ क्रिटिकली एंडेंजर्ड अंडर IUCN रेड लिस्ट, करेक्ट। Increasing aridity is threatening its already dwindling population, correct. It is the only bustard species found in India, only. दिस इज अ एक्सट्रीम स्टेटमेंट। तो थर्ड स्टेटमेंट आप गलत कर सकते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम केसेस में अगर बात करें तो थर्ड ओनली अगर आता है तो वो इनकरेक्ट होता है। इट इज एंडेमिक टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इट इज एंडेमिक टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब एंडेमिक है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कि नहीं है, अगर हम इसकी बात करें तो एंडेमिक इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है, यस, क्योंकि क्यों है? बिकॉज क्या हो रहा है कि सिर्फ ये हमारे राजस्थान वाले एरियाज, राजस्थान, महाराष्ट्र, इन सारे एरियाज में मिलते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट हम दोबारा पढ़ते हैं, इंक्रीजिंग एरिडिटी इज थ्रेटनिंग इट्स ऑलरेडी ड्विंडलिंग पॉपुलेशन। ड्विंडलिंग पॉपुलेशन अगर बात करें तो ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर हमारा थर्ड गलत है, तो ऑप्शन डी गलत हो गया, ठीक है, ऑप्शन ए गलत हो गया। अब 2 एंड 4 बचा, 1 एंड 4 बचा। तो अभी हमने बोला 1 एंड 4, तो 1 तो बिल्कुल करेक्ट है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, और 4 भी हमारा करेक्ट है। तो 1 एंड 4 ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, एंड 2 एंड हमारा थर्ड जो है वो गलत है। इंक्रीजिंग एरिडिटी उसका वो नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली वो हमारे राजस्थान वाले एरिया में रहते हैं, तो वहाँ तो ऑलरेडी ऐसा ही रहता है, ठीक है। तो 50 का कौन सा सही है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, okay. So
Let's come to the next question. Consider the following statement regarding elephant protection regime in India. अब देखते हैं क्या क्या स्टेटमेंट इस टाइप के क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं, बिकॉज ये क्वेश्चन पिछली बार भी आई थिंक एलिफेंट या टाइगर से कुछ पूछा गया था. तो अभी एलिफेंट से देखते हैं. तो तमिलनाडु हैज़ द हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन in India. Second is Karnataka has the highest number of हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट रिजर्व्स इन इंडिया. अब अगर हम बात करें एलिफेंट की, तो एलिफेंट जो है वो हमारी बहुत बड़ी स्पीशीज़ है जो जनरली हमारी एंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है. जितने भी हमने बोला था की स्टोन स्पीशीज़ है हमारी, वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है. अब इसमें बोला गया कि तमिलनाडु जो है हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन है. नो, ये स्टेटमेंट उल्टा कर दिया गया है. कर्नाटका में जो है वो हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन है इंडिया में. तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु और हमारा आसाम हो गया जहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट रिजर्व्स हैं. याद रखिएगा. तो ऑप्शन इसमें कौन सा इनकरेक्ट है? ऑप्शन जो करेक्ट है दैट इज नीदर 1 and 2, बिकॉज दोनों को इंटरचेंज कर दिया गया है. ठीक है. तो अब तमिलनाडु में जो है, तमिलनाडु और आसाम में हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट रिजर्व्स है और कर्नाटका में हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन है इंडिया में. तो 51 का डी. नेक्स्ट इज ये कुछ पार्क से रिलेटेड है. तो इसमें देखते हैं सिचुएटेड इन आसाम. नेशनल पार्क इज जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है. लार्जेस्ट पॉपुलेशन है 1 हॉर्न्ड राइनोसोर्स की वर्ल्ड में. और टाइगर रिजर्व भी डेजिग्नेटेड है. और रिसेंटली अभी ये न्यूज़ में इसलिए है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इन्वेजिव स्पीशीज दैट आर टेकिंग ओवर इट्स लैंडस्केप. अब अगर हम बात करें तो आपको सिर्फ एक ही स्टेटमेंट से आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारा जो है ये कौन सा पार्क होगा. तो इट इज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ 1 हॉर्न राइनोस. तो हमने बताया था कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है दैट इज द जहाँ पे सबसे ज़्यादा राइनोस मिलते हैं. तो ऑब्वियसली हमारा कौन सा पार्क होगा? 52 का काजीरंगा नेशनल पार्क. Next is the species Senna spectabilis, red and slender turtle, slider turtle और विलायती किकर are known in India for which. हमने बताया था कि विलायती किकर से ही आपको नाम पता होगा क्योंकि ये जॉली फ्लोरा वाला फ्लावर है. और ये क्या है हमारी, ये तीनों क्या है हमारी इन्वेजिव स्पीशीज है. ठीक है. इन्वेजिव स्पीशीज वो स्पीशीज होती है जो किसी भी एरिया में अगर लगा दिया जाए तो वो बाकी के इकोलॉजिकल या जो भी हमारी स्पीशीज है उनको खत्म कर देती है. तो उनको हम इन्वेजिव स्पीशीज बोलते हैं. तो ये तीनों जो है हमारी इन्वेजिव स्पीशीज है. Next is 54th. Consider the following statement regarding eco-sensitive zone. Eco-sensitive zone क्या है? तो they are ecologically important and fragile areas in the core zones of the protected areas, not core zones. सारे protected areas, जितना भी protected areas का areas है उस सब में जो है हमारा eco-sensitive zone होता है. तो core zones जो है यहाँ पे गलत है. हर उसमें होता है. They are notified by the central government under Environment Protection Act. तो yes, option B is correct. ठीक है. option B correct है. बाकी फर्स्ट इज रॉन्ग. ठीक है. तो 54th का कौन सा सही है? 54th का हमारा ओनली ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट. देखते हैं. दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय हाई एंडेमिज्म स्पीशीज ऑफ इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस अलॉन्ग विद सिग्निफिकेंट कल्चरल वैल्यूज. दे आर नोटिफाइड अंडर द प्रोविजन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट. स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ इज एम्पावर्ड टू नोटिफाई एन एरिया एज BHS. अगर हम बात करें तो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट बहुत करेक्ट है. थर्ड स्टेटमेंट इसलिए रॉन्ग है क्योंकि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के साथ कंसल्टेशन नहीं करते. लोकल बॉडीज के साथ कंसल्ट करके जो है हमारा स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करते हैं एरिया बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट. याद रखिएगा. स्टेट गवर्नमेंट किनकी कंसल्टेशन के साथ? लोकल बॉडीज़ की कंसल्टेशन के साथ जो है कंसल्ट करते हैं. उसके बाद वो BHS साइट को हमारी नोटिफाई करते हैं. और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट करके रूल्स को बनाती है जो हमारे बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है. तो ऑप्शन 3 अगर इनकरेक्ट है तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन 1 and 2. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. ठीक है. Next is 56. With reference to Changthang Cold Desert Wildlife Sanctuary recently seen in news, consider the following statement. तो देखते हैं. रिवर सतलज फ्लोज थ्रू द सेंचुरी. अब चंगतंग जो है ऊपर वाले एरियाज में है. आपको पता है चंगतंग हमने पढ़ा था कि ये लद्दाख में है. ठीक है. लद्दाख में है तो ऑब्वियसली हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होगा बिकॉज लद्दाख में अगर बात करें तो यहाँ पे रिवर सतलज नहीं इंदस फ्लो करती है. ठीक है. तो रिवर इंदस. तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो पूरी तरह गलत है. अब अगर फर्स्ट गलत है तो यहाँ से हमको सीधे दिख रहा है फर्स्ट गलत है तो दो ही बी ऑप्शन बस बचता है. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. ठीक है. तो इट होस्ट बोथ द पॉपुलेशन स्टोन लेपर्ड एंड टिबेटन वुल्फ and it is home to Somoreri and Pongsu Lake. तो second and third is correct. First is wrong because Indus river flow करती है. Next is in which of the following region red sanders is naturally found in India. Very important. red sanders जो है हमारा बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है और तो ये कहाँ पे पाया जाता है? ईस्टर्न घाट्स में. याद रखिएगा कहाँ पे?
हमारा रेड सैंडल्स पाया जाता है ईस्टर्न घाट्स में, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज आर सेटअप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर फॉरेस्ट रूल्स कंजर्वेशन रूल्स 2022। अब इसमें बोला है कौन सी कमिटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेटअप की है, ठीक है। याद रखिएगा, और फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स 2022 की बात करें, ये तीनों कमिटी इसके अंदर सेटअप की गई है। बट कौन सी कमिटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेटअप की है, वो रीजनल एम्पावर कमिटी है और एडवाइजरी कमिटी है, ठीक है। तो कौन सी कमिटी सेटअप की है, रीजनल एम्पावर एडवाइजरी कमिटी। तो 2 और 3 जो कमिटी है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेटअप की है, और जो फर्स्ट कमिटी है प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमिटी, वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट सेटअप करेगी, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आप क्वेश्चंस की जो वर्डिंग है उस पर भी ध्यान दीजिए। जनरली अगर हम बात करें फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स की, उसमें तीनों कमिटी सेटअप की गई है। बस सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन सी सेटअप की है, दैट इज रीजनल एम्पावर कमिटी एंड एडवाइजरी कमिटी। नेक्स्ट इज 59th, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट, ठीक है। कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट की अगर बात करें तो आपको पता है जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, दैट इज फॉरेस्ट राइट एक्ट भी उसको बोलते हैं 2006 का, और वो जो है कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट के बारे में हमको प्रोवाइड करती है। तो फॉरेस्ट राइट एक्ट फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 प्रोवाइड्स फॉर कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट रिकग्निशन इन ऑल फॉरेस्ट लैंड। यस, 59 का फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड क्या बोला है, सिंपली पाल इन उड़ीसा इज प्रोटेक्टेड एरियाज इन द कंट्री वेयर सीएफआर राइट हैज बीन रिकग्नाइज्ड। यस, तो 59 का बोथ 1 एंड 2 इज करेक्ट, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो फॉरेस्ट राइट कंजर्वेशन एक्ट के बारे में यही सारी चीजें। नेक्स्ट इज with reference to trees outside forest in India initiative, consider the following statement. It has been launched by Ministry of Environment, Forest and Climate Change and United Nations Agency for International Development. Very important, yes, it is correct. तो Ministry of Environment, Forest and Climate Change ने और USAID ने लॉन्च की है, और it will be implemented in all states of India. No, ये सिर्फ 7 स्टेट में इम्प्लीमेंट की जा रही है। कौन से 7 स्टेट है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे लिख लीजिए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा, राजस्थान एंड यूपी। दीज आर द 7 स्टेट जहाँ पे ये लॉन्च किया गया है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, सिर्फ फर्स्ट करेक्ट होगा, बाकी सेकंड इज रॉन्ग, ओके। तो इट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन ऑल स्टेट, नो, इट विल इम्प्लीमेंटेड इन ओनली 7 स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड टैग हैज बीन गिवन इन इंडिया। अब ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड टैग अगर बात करें तो इसको कौन देता है, यूनाइटेड नेशन फाओ देती है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये हमारी बॉडी है, ये देती है। अब ये कौन से सिटीज़ को दी है, अभी रिसेंटली में अगर बात करें तो मुंबई और हैदराबाद को मिला है। तो 1 एंड 2 ऑप्शन इज करेक्ट। तो मुंबई एंड हैदराबाद, नॉट बैंगलोर, ठीक है। बैंगलोर को नहीं मिला है, तो मुंबई एंड हैदराबाद को हमको क्या मिला है, 3 सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट इज विथ रेफरेंस टू द थ्योरी ऑफ नगर वन स्कीम, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखते हैं स्टेटमेंट्स को। अंडर दिस स्कीम 100 अर्बन फॉरेस्ट विल बी डेवलप्ड अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। 100 अर्बन फॉरेस्ट विल बी डेवलप्ड अक्रॉस द कंट्री। नंबर पे ध्यान दीजिएगा, 100 बोला है यहाँ पे। सेकंड, अंडर द स्कीम अ मिनिमम ऑफ 20 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट विल बी क्रिएटेड इन द सिटी। थर्ड इज इट विल बी फुली फंडेड बाय कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड 2016 फंड्स, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो येस इट इज़ फुली फंडेड बाय, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, तो थर्ड तीनों में है, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं, अंडर द स्कीम अ मिनिमम ऑफ 20 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट विल बी क्रिएटेड इन द सिटी। येस, सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट। तो अब सेकंड एंड थर्ड तो करेक्ट है। अब फर्स्ट देखते हैं, अंडर द स्कीम 100 अर्बन फॉरेस्ट विल बी डेवलप्ड अक्रॉस द कंट्री, नॉट 100, इट इज ऑलमोस्ट 400 अर्बन फॉरेस्ट आप डिक्लेयर करोगे। और ये जो है नगर वन स्कीम 2020 में लॉन्च की गई है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जब 5 जून को मनाया जाता है, उसमें हमने बोला है कि 400 अर्बन फॉरेस्ट हम डेवलप करेंगे और 200 नगर वाटिका 5 साल के अंदर डेवलप करेंगे, और 20 हेक्टेयर्स फॉरेस्ट जो है क्रिएट करेंगे। और फुली फंड कौन करेगा, हमारी कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड करेगी। तो इसमें ऑप्शन जो है 2 एंड 3 इज करेक्ट, बाकी फर्स्ट इज रॉन्ग, ठीक है, बिकॉज 400 हेक्टेयर्स हमको करना है, 400 अर्बन फॉरेस्ट को डेवलप करना है। नेक्स्ट इज मियावाकी मैथड जो है सिस्टम इज रिलेटेड टू व्हाट। ये जो टेक्निक है ये रिलेटेड है अर्बन एफॉरेस्टेशन से, टेक्निक रिलेटेड है, और ये जनरली हमारी जापानीज की टेक्निक है, जहाँ पे हम अर्बन एफॉरेस्टेशन मतलब जो हमारा
फॉरेस्टेशन है उसको बढ़ाएंगे। तो 63 का हमारा जो है दैट इज ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफाइंग वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट। क्या क्या क्राइटेरिया है? तो वेटलैंड्स आपको पता है, वेटलैंड्स वो एरियाज होते हैं जो पार्शली और फुली सबमर्ज्ड होते हैं। और रिसेंटली अगर बात करें तो हमारे इंडिया में 75 वेटलैंड्स हैं जो हमारे वेटलैंड ऑफ रामसर साइट के अंदर आइडेंटिफाइड है। तो देखते हैं क्या क्या। सपोर्ट वल्नरेबल, एंडेंजर एंड क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज और थ्रेटन इकोलॉजिकल कम्युनिटीज, यस फर्स्ट इज करेक्ट। Regularly support 20,000 or more water birds. Support 1% of individuals in a population of one species or subspecies of water bird. तो 64th का all the options are correct. तो option D is correct. नेक्स्ट इज विथ रेफरेंस टू लोकटक लेक। लोकटक लेक हमने बताया था इट इज़ इन मणिपुर, वेरी इंपॉर्टेंट लेक बिकॉज ये शंघाई डियर से जब हमने पढ़ाया था उसके बारे में हमने बताया था यहाँ पे। देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट। इट होस्ट 100 ऑफ फ्लोटिंग आइलैंड्स कॉल्ड फुमदीज, करेक्ट। फ्लोटिंग आइलैंड को हमने फुमदीज बताया था। केबिल लेमजाओ नेशनल पार्क लोकेटेड इन द लेक इज द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड, करेक्ट। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड इज इट इज द लास्ट नेचुरल हैबिटेट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ endangered species of संगाई डियर। तो थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। याद रखिएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग विथ रेफरेंस टू ब्लू फ्लैग बीचेस। अब ब्लू फ्लैग बीचेस की अगर बात करें, करंटली हमारे यहाँ 12 बीचेस हैं और रिसेंटली हमारे दो बीचेस हैं जो लक्षद्वीप आइलैंड में बिलोंग करती हैं, उन दो बीचेस को मिला है तो 12 हो गई हैं। अब ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन की बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट में देखते हैं द सर्टिफिकेशन इज अवॉर्डेड बाय फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन, येस। हाँ, यही बॉडी जो है हमारा सर्टिफिकेशन अवार्ड देती है। और देयर आर 12 बीचेस, 12 ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट बीचेस इन इंडिया, येस। तो बोथ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। Sorry. Now let's come to the next question. Consider the following statement with regard to Chilika Lake. वेरी इंपॉर्टेंट लेक, आपको पता है। देखते हैं। इट इज एशियाज लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ उड़ीसा, yes correct। 67 का फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड इज इरावडे डॉल्फिन आर फाउंड इन चिलिका लेक, yes। तो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब आप बताएंगे इरावडे डॉल्फिन जो है कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करती है IUCN की लिस्ट में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो 67 का हमारा सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू कोरल्स। तो देखते हैं। दे आर इनवर्टिब्रेट एनिमल विच बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ सिंड्रेला, येस। सिंडारिया, येस। कोरल पॉलिप्स आर इंडिविजुअल corals, yes। Polyps are found in symbiotic relations with microscopic algae called zooxanthellae। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो 68 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। तीनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है इसमें, ओके। नेक्स्ट इज विथ रेफरेंस टू एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो ये एक स्टैटरी बॉडी है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। इट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड अंडर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट 1960, येस। सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन चेन्नई, नो। इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन हरियाणा, याद रखिएगा कहाँ पे लोकेटेड है, हरियाणा, ठीक है। नॉट इन चेन्नई, इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन हरियाणा, ठीक है। तो ऑप्शन विच ऑप्शन इज करेक्ट, थर्ड अगर गलत है तो फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, ओके। सेकंड भी करेक्ट है बिकॉज प्रिवेंशन टू क्रुएलिटी ऑफ एनिमल एक्ट के अंदर स्टेब्लिश किया गया है। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू ओरान लैंड समटाइम इन न्यूज़। ओरान लैंड की अगर बात करें तो रिसेंटली अभी ये इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि राजस्थान ने अभी डिमांड किया है कि ओरान लैंड को आप डिक्लेयर करिए एज अ सेक्रेड स्पेस, ठीक है। सेक्रेड ग्रूव्स, ठीक है। तो रिसेंटली देखते हैं। दे आर सेक्रेड स्पेसेस विच आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी, दे आर हैबिटेट ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड डेजर्ट कैट। तो ऑप्शन बोथ, ऑप्शन सी इज करेक्ट बिकॉज येस राजस्थान में है ये ओरान लैंड। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में है और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए राजस्थान में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है। तो येस दोनों में सीक्रेट स्पेसेस को डिक्लेयर करने की बात की बिकॉज वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच है और यहाँ पे ये भी सारी स्पीशीज पाई जाती है। तो 70 का सी। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एसिलोफ्लैक। हमने बताया था ये एक वेटनरी पेन किलर है, तो फर्स्ट इज करेक्ट। इट मेटाबोलाइजेस इन डाइक्लोफेनाक इन वाटर बफेलोज एंड काउज विच इवेंचुअली थ्रेटन्स वल्चर। तो येस बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 70 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी करेक्ट है, ठीक है। तो डाइक्लोफेनाक हमने बताया था वल्चर्स की स्पीशीज को ये सब डैमेज कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट इज 72 विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस हमने बताया था कि न्यूजीलैंड या नीदरलैंड में आई थिंक बहुत ज़्यादा स्पॉन्जेस पाए जाते हैं। स्पॉन्जेस एक स्पीशीज़ होते हैं जो हमारे
लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर को फिल्टर करते हैं, ठीक है। तो लेट अस रीड द स्टेटमेंट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेजेस फिल्टर्स लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर, करेक्ट। कैप्चर स्मॉल फूड पार्टिकल्स, करेक्ट, बिकॉज स्पोर्स होते हैं उनमें, इसलिए वो फूड पार्टिकल्स को कैप्चर करते हैं। मूव कार्बन फ्रॉम वाटर कॉलम टू सी फ्लोर where it can be eaten by bottom dwelling invertebrates, correct। provide habitat for species such as carps, shrimps and starfish। तो all the statements are correct, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। तो 72 का कौन सा करेक्ट है? डी। ओके, नेक्स्ट इज 73। विथ रेफरेंस टू बर्ड लाइफ इंटरनेशनल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखते हैं। इट इज़ अ नॉन प्रॉफिट ग्लोबल कंजर्वेशन ग्रुप जो ऑफिशियल रेड लिस्ट रिलीज करती है वर्ड के बारे में, करेक्ट। इट रिलीजेस स्टेट ऑफ वर्ड्स बर्ड्स रिपोर्ट, येस, करेक्ट। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मुंबई फ्रॉम इंडिया इज बर्ड लाइफ इंटरनेशनल पार्टनर। तो 73 का जो है डी इज करेक्ट, तो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट, ठीक है। तो बर्ड लाइफ हमारी जो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है, दैट इज़ द बॉडी जो हमारी बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के साथ मिलकर काम करती है। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। It was launched in 2012 by United Nations Secretary General Ban Ki-moon. Yes, correct. First option is correct. It publishes Sustainable Development Report. तो 74th का D is correct. C is correct because yes, both the statement are correct. ठीक है. Next is which of the following Indian cities are covered under the Sustainable Cities Integrated Approach project? अब Sustainable Cities Integrated Approach के अंदर 5 cities covered है, जिसमें से 4 तो जयपुर, मैसूर, विजयवाड़ा और गुंटूर है, और 4th कौन सी है वो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था कौन सी 5 सिटीज़ कवर्ड है, ठीक है। तो याद रखिएगा, एक और सिटीज़ कवर्ड है जिसका नाम बी से स्टार्ट होता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। कौन सी सिटीज़ है बी से नाम स्टार्ट होता है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज विथ रेफरेंस टू गृहा green rating for integrated habitat assessment report, consider consider the following statement. Griha was developed by TERI, the Energy Resource Institute, yes, research institute. It was adopted a national rating system for green building by the government of India in 2027, yes, correct है, both the statement are correct। तो 75th का कौन सा करेक्ट है? 76th का कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज सिटीज City Investment to Innovate, Integrate and Sustain is a joint program of which of the following agency? तो ऑल द 4 एजेंसीज का जो है जॉइंट प्रोग्राम है। तो याद रखिएगा, इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? डी ऑप्शन इज करेक्ट बिकॉज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, यूरोपियन यूनियन, फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ये चारों बॉडी ने मिलकर ये लॉन्च किया है, ठीक है। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी platform on biodiversity ecosystem services. It is a United Nation body? No, it is not a United Nation body. United Nation जो है हमारी इनको सेक्रेटेरिएट प्रोवाइड करती है, तो इट इज़ नॉट अ यूनाइटेड नेशन बॉडी। तो फर्स्ट इज रॉन्ग, सेकंड इज करेक्ट बिकॉज यूनाइटेड नेशन ये सेक्रेटेरिएट प्रोवाइड करती है, तो ओनली ऑप्शन बी इज करेक्ट। याद रखिएगा, ओनली ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। 78 का कौन सा सही है? बी। नेक्स्ट इज रिसेंटली स्टेट ऑफ मैंग्रोव्स 2020 रिपोर्ट कौन सी रिलीज करती है? अब हमने बताया था जो हमारी ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस जो है वो हमारी इस रिपोर्ट को रिलीज करती है। तो ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस जो है ये स्टेट ऑफ मैंग्रोव्स 2022 रिपोर्ट को रिलीज करती है। नेक्स्ट इज इंडिया का पहला ग्रीन बॉन्ड किसने साइन किया था? अभी हमने बताया था, उस दिन ही हमने बताया था कि येस बैंक जो है हमारी, उन्होंने पहला ग्रीन बॉन्ड साइन किया था। ग्रीन बॉन्ड के बारे में भी बताया था हमने कि ग्रीन बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ प्रोजेक्ट्स रिक्वायर पब्लिक कंसल्टेशन अंडर एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रूल्स? तो हमने बताया था कैटेगरी ए और कैटेगरी B1 जो हमारे हैं उसमें जो है हमको पब्लिक कंसल्टेशन रिक्वायर्ड है, कैटेगरी B2 में हमको पब्लिक कंसल्टेशन रिक्वायर्ड नहीं है। तो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट हमने बताया था कि जो भी प्रोजेक्ट, जो भी इंडस्ट्रीज आप सेटअप करने जा रहे हो, उसके लिए आपको एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करवाना पड़ेगा। तो कैटेगरी ए और B1 प्रोजेक्ट के लिए पब्लिक कंसल्टेशन रिक्वायर्ड है, B2 के लिए नहीं रिक्वायर्ड है। तो 81 का ए। नेक्स्ट इज क्लाउड फॉरेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। तो cloud forests are found at the river head stream and are mostly covered with clouds, correct. Majority of cloud forests are found in tropical region, correct. Cloud Forest 25 initiative, investment initiative to bring countries to scale investment. So yes, both all the options are, all the statements are correct. So option D is correct. Next is which of the following with reference to India's first ocean thermal energy conversion plant? Consider the following statement. अब ये जो क्वेश्चन है which of the following statement is not correct, तो पहले हम देख लेते हैं। India's first ocean thermal energy conversion plant will be established in Kavarati, that is in हमारा लक्षद्वीप में है। सेकेंड स्टेटमेंट है it will be established by National Institute of Ocean Technology which comes under the Ministry of Earth Sciences।
थर्ड स्टेटमेंट, इट विल पावर द desalinization plant for conversion of sea water into potable water. ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है, सारे करेक्ट हैं. अब यहाँ पे पूछा नॉट करेक्ट, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ही गलत है, बिकॉज यहाँ पे नॉट करेक्ट नहीं होना चाहिए, ये नॉट वर्ड हटा दीजिए. यहाँ पे करेक्ट पूछा है, ठीक है. तो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट, ठीक है, बिकॉज येस ये जो है अभी रिसेंटली कवरती लक्षद्वीप में बनाया गया है. एस्टेब्लिश किसने किया? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर आती है, और सी वाटर को पोर्टेबल वाटर में कन्वर्ट करेगा. तो ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है. इसमें नॉट करेक्ट पूछा है, इसमें करेक्ट होना चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे करेक्ट पूछना चाहिए, और ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. नेक्स्ट इज विथ रेफरेंस टू कोल गैसिफिकेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कोल इनटू सिंथेसिस. यस, सिन गैस में कन्वर्ट करना है. इन सीटू प्रोसेस ऑफ कोल गैसिफिकेशन ऑक्सीजन. यस, हमने इन सीटू एक्सीटू प्रोसेस बोला था. इन सीटू प्रोसेस में क्या करते हैं? ऑक्सीजन को इंजेक्ट करते हैं हम सीम के अंदर वाटर के साथ, और उसको हाई टेम्परेचर पे इग्नाइट करते हैं. और एक्सी2 प्रोसेस में क्या करते हैं? रिएक्टर यूज करते हैं, जो हमारे गैसिफिकेशन प्रोसेस को सरफेस के ऊपर जो है, ग्राउंड सरफेस के ऊपर वो करता है, ठीक है. नेक्स्ट इज सेंटर हैज प्रिपेयर्ड अ नेशनल मिशन डॉक्यूमेंट टू अचीव 100 मिलियन टन्स ऑफ कोल गैसिफिकेशन बाय 2030. तो ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट. तो इसमें भी नॉट करेक्ट पूछा है, तो इसमें जो नॉट ऑप्शन है दैट इज इनकरेक्ट. सॉरी, जो इसमें नॉट ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है. तो ऑल द थ्री आर करेक्ट, ठीक है, इसमें करेक्ट पूछना चाहिए, इन्होंने नॉट लिखा है, तो ऑल द थ्री आर करेक्ट. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इन कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस सल्फर प्रेजेंट इन द कोल इज कन्वर्टेड टू हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बोनिल सल्फाइड. वेरी करेक्ट. एंड कोल गैसिफिकेशन प्लांट्स डू नॉट प्रोड्यूस स्क्रबर सर्च. तो 85th का जो आंसर है दैट इज सी, क्योंकि बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है, याद रखिएगा दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है. नेक्स्ट इज 86. विच ऑफ द फॉलोइंग फीड स्टॉक आर कवर्ड अंडर थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल. हमने बताया था 4 जनरेशन होते हैं. पहले जनरेशन में जो हमारे फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उनको कवर करते हैं. सेकेंड जनरेशन में जो नॉन फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उनको कवर करते हैं. थर्ड जनरेशन में एल्गी बेस्ड फूड होते हैं, उनको कवर करते हैं. और फोर्थ जनरेशन में जो हमारे जेनेटिक इंजीनियर्ड फूड होते हैं, बायोफ्यूल्स होते हैं, उनको कवर करते हैं. तो इसमें देखते हैं, तो इंजीनियर्ड एल्गी ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि ये फोर्थ जनरेशन में होगा. एल्गल बायोम्यूज जो है वो थर्ड जनरेशन में होगा, और जो बायोमैस है दैट शुड बी इन फर्स्ट जनरेशन. तो याद रखिएगा हमारा फर्स्ट या सेकेंड जनरेशन में होगा. तो ओनली ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है. तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ओनली ऑप्शन ए इज करेक्ट, बिकॉज एल्गल बायोमास इज ओनली कवर्ड अंडर द थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सब स्कीम्स अंडर द नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम. अब नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोग्राम है, जिसके अंदर तीनों स्कीम्स कवर होती हैं. वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम, बायोमास प्रोग्राम एंड बायोगैस प्रोग्राम. तो ऑल द थ्री आर कवर, ठीक है. जो आपको आई थिंक पीडीएफ मिलेगी, जो आपको आंसर की मिलेगी, उसमें ये गलत दिया है इसका आंसर. तो 87th का डी है आंसर, याद रखिएगा, नॉट ए. उसमें आंसर ए दिया मिलेगा आपको, बट इसमें जो है डी है आंसर, बिकॉज ऑल द सब स्कीम्स, ठीक है, बायोगैस प्रोग्राम, बायोमास प्रोग्राम एंड वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम, तीनों जो है इसके पार्ट है. नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रधानमंत्री ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान, दैट इज पीएम कुसुम स्कीम. तो 88th का देखते हैं. इट वॉज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी. येस. इट एम्स टू इंश्योर एनर्जी सिक्योरिटी फॉर फार्मर्स. येस, एनर्जी सिक्योरिटी फार्मर्स को प्रोवाइड करने की. इट टारगेट्स टू एट 30.8 गीगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी बाय द एंड ऑफ 2022. 2022 तो खत्म हो गया, ऑब्वियसली अचीव नहीं किया होगा, तभी ये न्यूज़ में है, ठीक है. तो 2022 नहीं है, हमको 2025-26 तक करना है. 2025-26 तक करना है, ठीक है. तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा? 1 and 2 इज करेक्ट. Third is wrong. Next is consider the following statement in the context of organic solar cells. They are liquid generation solar cells with organic polymer material as a light absorbing layer. Correct. It has a potential to store much larger amount of solar energy than other solar technologies. Correct. An organic solar cell and steel substrate has been developed by IIT Kanpur. All the three statements are correct, because ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है organic cells, ठीक है. तो all the three statements are correct. India's largest floating solar power project has been commissioned by NTPC at Ramaguntam, ठीक है, that is in तेलंगाना. याद रखिएगा तेलंगाना में किया है, ठीक है, तेलंगाना में किया है, तो इसलिए ये न्यूज़ में था. नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्पेयर्स, ठीक है. अब देखते हैं. चुमाथंग दैट इज इन लद्दाख, हमने बताया था आपको लद्दाख में है. कैम्बे जो है दैट इज इन गुजरात. वेरी करेक्ट. जियोथर्मल साइट्स हैं ये. टाटा पन्नी की अगर बात करें तो इसको इंटरचेंज कर दिया है. टाटा पन्नी जो है हमारा छत्तीसगढ़ में है, एंड रत्नागिरी जो है हमारा महाराष्ट्र में है. तो ओनली 1 and 2 इज करेक्ट, ठीक है, इनको इंटरचेंज कर दिया गया है. टाटा पन्नी जो है हमारा पानी जो है हमारा छत्तीसगढ़ में है, रत्नागिरी जो है हमारा महाराष्ट्र में है. ओके, बाकी दोनों सही है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट.
नेक्स्ट इज ग्रीन मिथेनॉल की बात की है। ग्रीन मिथेनॉल देखते हैं स्टेटमेंट, इट इज अ मिथेनॉल प्रोड्यूस्ड विया प्रोसेस दैट एमिट जीरो और मिनिमल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस, वेरी करेक्ट। सेकंड इज इट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी। तो येस इट इज़ करेक्ट बिकॉज ग्रीन हाइड्रोजन है, तो ऑब्वियसली अगर जीरो एमिशन कर रहा है तो हमारा जो है जो है रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी से ही प्रोड्यूस करेंगे। तो 92 का बोथ बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट इज 93, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कंप्रेस्ड बायोगैस। तो कंप्रेस्ड बायोगैस की बात करें तो जो हमारे बायोगैस होते हैं वो वेस्ट और बायोमास सोर्सेज से प्रोड्यूस करते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सतत स्कीम हैज द प्रोविजन टू स्टेब्लिश कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोडक्शन इकोसिस्टम, करेक्ट। एशियाज लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट जो है संगरूर में किया गया है, यस संगरूर में किया गया है, जो कि कहाँ पे है हमारा, संगरूर पंजाब में है, ठीक है। तो ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ओके, याद रखिएगा। इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वेस्ट बायोगैस सोर्सेज, सतत स्कीम जो है इसीलिए लॉन्च किया और एशियाज का लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट वहीं पर है। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू इलेक्ट्रिसिटी प्रमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी थ्रू ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस रूल्स 2022। अब हमने बताया था कि इसमें ग्रीन एनर्जी जो भी प्रोड्यूस करेगा या कंज्यूम करेगा उसको सर्टिफिकेट मिलेगा और डिमांड कर सकते हैं कंज्यूमर्स। तो देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट, consumer can demand supply of green power from DISCOMs, correct. It allows uniform renewable purchase obligation on all obligated entities in areas of distribution licenses, yes correct. It has the provision of green certificate for consumers if they consume green power, तो option D is correct, all the three options are correct, ठीक है, तो option D is correct. Next is 95th, consider the following statement with regard to coal bed methane। देखते हैं, it is an unconventional form of natural gas found in coal deposit or coal seams, correct. It is formed during the process of qualification, transformation of plant material into coal, correct. Methane is a greenhouse gas emitted through CBM extraction। अब हम आपको बता दें कि मीथेन, अगर कोल बेड मीथेन हम यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम ग्रीन हाउस गैस को एमिट नहीं करेंगे, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन इज इनकरेक्ट, तो ओनली ऑप्शन 1 एंड 2 इज करेक्ट। याद रखिएगा मीथेन जो है उसमें से एमिट नहीं होता, मीथेन हम यूज़ करते हैं कोल के साथ और वो कोल के साथ ही जनरेट होता है। याद रखिएगा 95th का कौन सा सही है, हमारा ऑप्शन इसमें आई थिंक डी ऑप्शन रॉन्ग दिया है, मीथेन एमिट होगा या नहीं होगा। मीथेन इज अ ग्रीन हाउस गैस एमिटेड थ्रू सीबीएम एक्सट्रैक्शन, यस, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, आई एम सॉरी। हाँ, मीथेन जो है, यस मीथेन एमिट होगा, बिकॉज क्या होता है, मीथेन क्यों एमिट होगा, क्योंकि मीथेन जो है कोल बेड मीथेन के साथ ही हम निकाल रहे हैं, ठीक है, कोल के साथ ही हम यूज़ कर रहे हैं, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, आई एम वेरी वेरी सॉरी। तो 95th का कौन सा सही है, डी सही है। नेक्स्ट इज 96th क्वेश्चन, देखते हैं एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2022। तो देखते हैं एनर्जी कंजर्व, तो इट एम्पावर सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्पेसिफाई अ कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, करेक्ट। एनर्जी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल बिल्डिंग कोड विल रिप्लेस एनर्जी कंजर्वेशन कोड फॉर बिल्डिंग, हमने बताया था यस वो रिप्लेस करेंगे। इट एक्सपैंड द स्कोप ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन स्टैंडर्ड टू इंक्लूड व्हीकल एंड वेजल्स, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट बिकॉज ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट इज विथ रेफरेंस टू स्टेट एनर्जी क्लाइमेट इंडेक्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो स्टेट एनर्जी क्लाइमेट इंडेक्स की अगर बात करें तो इट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट। It ranks state and UTs on 6 parameters, which include a total of 27 indicators. And Chandigarh was the top scorer in the index among the union territories. तो अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो फर्स्ट गलत है, बिकॉज ये तेरी नहीं निकालती, ये लॉन्च किया है नीति आयोग ने। याद रखिएगा किसने लॉन्च किया है, नीति आयोग ने, ठीक है। तो ये जो इंडेक्स है किसने लॉन्च किया है, नीति आयोग ने लॉन्च किया है। तो स्टेट एनर्जी क्लाइमेट इंडेक्स किसने लॉन्च किया, नीति आयोग। और ये यूटी और स्टेट्स को रैंक करते हैं 6 पैरामीटर्स पे। चंडीगढ़ जो है यूटीज में टॉप किए हैं, और ये 3 कैटेगरीज में स्टेट्स को डिवाइड करते हैं, लार्जेस्ट स्टेट, स्मॉलर स्टेट एंड यूटीज। लार्जेस्ट स्टेट में गुजरात ने टॉप किया है, स्मॉलर स्टेट में गोवा ने टॉप किया है, और यूटीज में हमारे चंडीगढ़ ने टॉप किया है। तो इसमें जो ऑप्शन दैट इज फर्स्ट इज रॉन्ग, तो 2 and 3 इज करेक्ट, ओके। Next question is, which of the following components of natural farming, Bijamrit, Jivamrit, mulching and plant protection, तो all the statements are correct, तो option C is correct, ठीक है, plant protection and all। 99, which of the what is the advantage of direct seeded rice, हमने बोला था डायरेक्ट सीडेड राइस में हम क्या करते हैं, हम नर्सरी में राइस को ग्रो नहीं करते, सीड्स को नहीं लगाते, हम सीधे फील्ड्स में लगाते हैं, तो हमारा वाटर सेविंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो देखते हैं स्टेटमेंट, इट इज़ अ वाटर सेविंग मेथड ऑफ शोइंग पैडी, येस। It leads to early crop maturity by 7 to 10 days. It is more water efficient. It leads to less methane emission. Yes, correct. So all the options are all the options are correct. So option D is correct. Next is 100 question. That is the last question. Which of the following are the examples of major millet?
जवार, बाजरा, रागी जो है वो मेजर मिलेट्स है, ककुम जो है वो हमारा मेजर मिलेट्स नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है? तो जवार, बाजरा, रागी तो 1, 3, 4 आर द मेजर मिलेट्स, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ओके? ककुम जो है वो हमारा मेजर मिलेट्स नहीं है। तो सो दिस इज़ द एंड ऑफ हमारा एमसीक्यू सेशन ऑफ द पीटी 365 जो हमारा है। ओके? एंड आप लोग प्लीज़ पढ़िए, बिकॉज़ हम लोग बहुत ज़्यादा रिसर्च करके ये सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारा चीज़ें हम पीडीएफ बना के और आपको पढ़ाते हैं और फ्री में पढ़ा रहे हैं। आई थिंक ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गया है एजुकेशन। हम लोग आपको जो भी बच्चे जो नहीं मिल पाता है जिनको, उनको करंट अफेयर्स हम फ्री में करा रहे हैं, प्लस हम उनके साथ साथ हम एमसीक्यू सेशन भी करा रहे हैं। तो आप लोग पढ़िए और आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट कराएंगे प्रीलिम्स के पहले, और ये हमारा प्रॉमिस है। थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ ये एमसीक्यू सेशन देखिए और बाकियों को भी रिकमेंड करिए। थैंक यू।